अगर मैं अभी तलाक ले लूं तो क्या तुम मुझे अपना घर दोगे? रीयूनियन के दौरान एक गेम चल रहा था और मेरी गर्लफ्रेंड ने ये सच्चाई या डेयर में अपनी सबसे ज्यादा पछतावे वाली इंसान को कॉल किया था। फोन के दूसरी तरफ वो शख्स जिसे उसने कॉल किया था बड़ी फरमाहट से बोला, हाँ। और इतना सुनते ही पूरा कमरा सन्नाटे में डूब गया। सबको लगा मैं गुस्से में टेबल पलट दूंगा, लेकिन मैंने बस चुपचाप अपनी अनामिका से अंगूठी निकाली और कहा, हमारी अभी तक शादी नहीं हुई है, अभी देर नहीं हुई है, तो चलो ब्रेकअप कर लेते हैं, मैं तुम्हें जगह दे रहा हूँ। ये कहकर मैं वहां से सीधा मुड़ गया और चला आया। घर पहुंचने के बाद मैंने अपने माता पिता को फोन लगाया जो हिनवे में रहते हैं और कहा, पापा मम्मा, मैं शादी के लिए घर लौटने को राजी हूँ। मेरी माँ की आवाज़ खुशी से झूम उठी, क्या बात है निंगमू, तू आखिरकार समझ गया? तू ही निंग ग्रुप का इकलौता वारिस है। अगर तू इतने साल बाहर रहकर एक्सपीरियंस लेने की जिद नहीं करता तो अब तक शादीशुदा होकर बिजनेस संभाल लेता। तेरे पापा और मैंने पहली एक लड़की ढूंढ रखी है, बस तेरे कहने का इंतजार था। मेरे माता पिता का ये खुशी भरा लहजा सुनकर मुझे बहुत ग्लानि हुई। मैंने आंखें झुका ली और मेरा लहजा बिना चाहे नरम पड़ गया। मैंने कहा, आप जैसा ठीक समझो इंतजाम करो। माँ बोली, ठीक ठीक है, शादी की डेट 19 जनवरी रखते हैं, कैसा रहेगा? तू कब लौट रहा है? क्या अपनी अरेंज्ड पार्टनर से पहले मिलना चाहेगा या जल्दी से मुलाकात करा दूं? मैंने कहा, मैं बस जल्द से जल्द फैमिली को लौटकर उनका बोझ कम करना चाहता हूँ। अरेंज मैरिज तो बस एक सुविधा है, मिलने की जरूरत नहीं है। आप शादी का इंतजाम करो, मैं शादी से एक दिन पहले लौट आऊंगा। मैंने अभी बात खत्म ही की थी कि अचानक कमरे का दरवाजा बाहर से खुल गया। मैंने बिना सोचे अपना सिर घुमाया और सामने लियू रियान खड़ी थी। वो बोली, कैसी शादी? मेरा एक दोस्त शादी कर रहा है और उसने मुझे बेस्ट मैन बनने को कहा है। मैंने कहा, अगर दोस्त है तो चले जाओ, मैं आजकल थोड़ा व्यस्त हूँ, शायद तुम्हारे साथ नहीं आ पाऊंगा। उसने कहा, कोई बात नहीं, मैं अकेले लौट सकती हूँ। मुझे इतनी आसानी से मान जाता देखकर लियू रियान ने और कुछ नहीं पूछा। उसने बिना कुछ सोचे अपना जैकेट उतारकर सोफे पर रख दिया और मुड़कर बाथरूम में चली गई। थोड़ी देर बाद शॉवर की आवाज आने लगी, तभी जैकेट के अंदर मोबाइल कई बार बजा। वो लगातार बजती रही तो मैं थोड़ी देर हिचकिचाकर उसका फोन निकाल ही लिया। जैसे ही मैंने फोन अनलॉक किया तो सामने साइन नाम से सेव एक कॉन्टैक्ट का मैसेज था। तुम्हें वो वादा याद है जो तुमने उस दिन किया था? क्या तुम सच में अब भी मुझसे शादी करने के बारे में सोच रहे हो? ये सीन देखते मेरे सीने में गांठ सी उठ गई, फोन पकड़े हाथ ठिठक गए। फिर मैंने धीरे से स्क्रीन को ऊपर खिसकाकर लियू रियान के पुराने मैसेज पढ़ने शुरू कर दिए। करीब 15 मिनट पहले भेजा गया एक मैसेज मेरी आंखों के सामने आया। साइन, 33 दिनों में तुम्हारा 28वां जन्मदिन है। क्या तुम्हें वो वादा याद है जो तुमने मुझसे किया था? मैंने फिर से फोन उसकी जगह पर रख दिया और सोफे पर बैठ गया। मेरे दिमाग में कई बिखरी हुई यादें दौड़ने लगी। मेरे माता पिता हमेशा बिजनेस में व्यस्त रहते थे, इसलिए मैं हमेशा अपनी चाची के साथ विदेश में रहता था। जब मैं 18 साल का हुआ तो चाची वापस देश लौट आई और मैं भी वापस आ गया और यूनान यूनिवर्सिटी में दाखिला ले लिया। बस कॉलेज लाइफ का मजा लेने के लिए। मैंने अपनी असली पहचान कभी किसी को नहीं बताई। फ्रेशर्स पार्टी के दौरान मैं बिना तैयारी के स्टेज पर गया और एक गाना गुनगुनाया। उसे जाने दो, वो खुशी मेरी जगह उस तक पहुंचे। अगर प्यार वादों की कीमत समझता है तो जो मैं तुम्हें नहीं दे सकता वो पूरा उसे दे दो। गाना खत्म करके जब मैं अपना इंस्ट्रूमेंट लेकर स्टेज से उतर रहा था तभी मैंने लियू रियान को देखा। वो सफेद वेडिंग गाउन पहने हुई थी और फूलों का गुलदस्ता लिए दरवाजे पर खड़ी थी। उसकी आंखें चमक रही थी जब वो मुझे देख रही थी। मुस्कुराते हुए उसने पूछा, क्या मैं तुम्हारा नंबर ले सकती हूँ? मैं शक्ल का बहुत ध्यान रखने वाला इंसान हूँ, इसलिए मैंने तुरंत हाँ कह दी। उसके बाद हम दोनों रोज बात करते थे और कभी कभी कई जगहों पर हमारी अचानक मुलाकात भी हो जाती थी। हमें मिले 3 महीने बाद लियू रियान ने खुद पहले प्यार का इजहार कर दिया। पहली नजर में प्यार, मेरे पास इनकार करने की कोई वजह नहीं थी। इस तरह हम दोनों ने डेटिंग शुरू कर दी। 21 साल से लेकर 28 साल तक, पूरे 7 सालों तक लियू रियान मेरे साथ बहुत एडजस्टिंग रही। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे उम्र बढ़ती गई, मेरे परिवार वाले मुझे अरेंज्ड मैरिज के लिए घर बुलाने लगे और मैंने कई बार मना भी किया। मैंने कई बार लियू रियान के मन के भावों को परखने की कोशिश भी की, लेकिन जब भी शादी शब्द आता वो ऐसे मुंह फेर लेती जैसे सांप से डरती हो, एक शब्द भी नहीं बोलती। पहले मुझे लगा उसने अभी शादी के बंधन में नहीं बंधना है, लेकिन इतनी बार ऐसा होने के बाद मैंने भी महसूस कर लिया कि कुछ तो गड़बड़ है। पता ही नहीं चला कि कैसे 15 दिन पहले एक पार्टी के बाद बातों बातों में मुझे सच्चाई पता चल गई। असल में मैं कभी लियू रियान के दिल की वो शख्सियत नहीं था जिसे वो अपने दिल में छुपाए बैठी थी। उसे हमेशा से अपने बचपन के दोस्त साइन से प्यार था, लेकिन अफसोस प्यार एक तरफा था। साइन उसे हमेशा सिर्फ एक दोस्त ही मानता था। उसने कहा था, सॉरी तुम एक अच्छी लड़की हो लेकिन हम मैच नहीं करते। और लियू रियान मेरे पास आई क्योंकि जिस रात हम पहली बार मिले थे साइन किसी और लड़की के साथ था और स्टेज पर मेरे पियानो बजाने के अंदाज में उसकी मोहब्बत की उस शख्स से कुछ समानता थी। तो उसने अपने दिल के दर्द को शांत करने और साइन को जलाने के लिए मुझे चुना। अगले कई सालों में साइन के दर्जनों चक्कर चले। हर बार जब उसके ब्रेकअप की खबर आती लियू रियान उसके पास जाने का मन बना लेती, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कहती साइन पहले ही कोई नया टारगेट ढूंढ चुका होता था। उसके दिल का दर्द और भी बढ़ जाता था। फिर वो उस बेखबर मुझसे जो उससे बेइंतहा प्यार करता था सामना करके अपना ब्रेकअप का ख्याल डस्टबिन में फेंक देती थी और यूं ही चक्कर कटते रहे। 7 साल बीत गए, हमने ब्रेकअप नहीं किया और लियू रियान ने कभी उम्मीद नहीं छोड़ी कि साइन के दिल में बदलाव आएगा, लेकिन वो बस इंतजार करती रही उस जवानी के नशे में कहे गए साइन के मजाक का। रियान मेरे 28 साल तक का इंतजार कर, अगर तब तक हम दोनों में से कोई शादी नहीं करेगा तो क्या हम साथ रहने की कोशिश करें? इसलिए हर साल वो उससे एक बार पूछती थी
और इस साल आखिरकार उसने उसके 28 साल पूरे होने का इंतजार कर लिया था। मैंने उसके फोन का चैट हिस्ट्री देखा और बेबसी से मुस्कुरा दिया। 33 दिनों में साइन का 28वां जन्मदिन है और यही वो तारीख है जो मैंने खुद के लिए चुनी थी, ब्रेकअप करके घर जाकर शादी करने के लिए। मैं चुपचाप खिड़की के बाहर चमकती हुई नियॉन लाइट्स को देखता रहा। मेरी पीठ के पीछे दरवाजा खुलने की आवाज आई। लियू रुयान ने बाल सुखाए और मेरे पास आकर बैठ गई। मैंने हाथ नीचे करते हुए धीमी आवाज में कहा, तुम्हारा फोन कुछ देर पहले कई बार बजा था। फिर ये सुनते ही लियू रुयान ने जल्दी से हाथों का पानी सुखाया और जेब से फोन निकाल लिया। उसने काफी देर तक फोन चेक किया। मैंने उसकी गंभीर और ध्यानमग्न शक्ल पर करीब से नजर डाली और बिना रुके पूछ ही लिया, इतने ध्यान से क्या देख रही हो? किसके मैसेज हैं? मेरा लहजा बहुत हल्का था, लेकिन लियू रुयान ने हमेशा की तरह बेपरवाह न होते हुए सीधे खड़ी हो गई और बोली, ऑफिस का काम है, मैं भी चेक कर लेती हूँ, तुम सो जाओ। उसकी ये सतर्क मुद्रा और झूठ बोलने का तरीका देखकर मेरी आंखों में आत्मग्लानि की एक किरण चमकी। उसे स्टडी रूम में जाते देखकर मैं उठा और लाइट बंद करके वापस बिस्तर पर लेट गया। पता नहीं कितनी देर बीती। अंधेरे कमरे में तेज कदमों की आहट हुई। एक धीमी रोशनी वाला फोन बेडसाइड टेबल पर रखा गया। एक हाथ धीरे से मेरी कमर को घेरने लगा। फिर काफी देर तक सन्नाटा छाया रहा, जब तक मुझे अपने बगल से एक अनियमित हल्की सांस नहीं सुनाई दी। मैंने आंखें खोली, हाथ उठाकर फोन ले लिया और फिर से उसी चैट इंटरफेस को खोला। उसमें बस 4 नए शब्द थे, मैं भूल नहीं पा रही हूँ। एक बहुत ही साधारण सी लाइन, लेकिन मैं लियू रुयान का उस वक्त का मूड कल्पना कर सकता था। कैसे उसने हल्के से होंठ काटे होंगे, आंखें स्क्रीन पर टिकी होंगी, ध्यान से शब्द लिखे होंगे और फिर मिटाए होंगे। हर शब्द को तौलते हुए डर होगा कि उसके एहसासात आसानी से पकड़े न जाएं और डर होगा कि उसके एहसासात पकड़े ही न जाएं। ऐसा कुछ जो वो सिर्फ साइन के सामने करती है। ये सब सोचते ही मेरे होंठों के कोने पर एक कड़वी मुस्कान आ गई। फिर मैंने लियू रुयान के वॉल पर लगी फोटो की पृष्ठभूमि खोली। वो पूरी तरह काली थी, लेकिन अगर गौर से देखो तो सबसे नीचे एक लाइन मिलती है। जो याद किया जाता है वही गूंजता है। जब हम डेटिंग करने लगे तो मैंने ये छोटा सा रहस्य पता लगा लिया था। यहां तक कि मैंने उससे पूछा भी था कि इसका क्या मतलब है। तब उसने मुझे एक बहाना बताया था। कहा था ये तो बस इंटरनेट से उठाई हुई फोटो है। उसने इन चीजों पर ध्यान ही नहीं दिया, लेकिन अब देख रहा हूं कि उसने बहुत ध्यान दिया था। ये तो जैसे पहले से योजनाबद्ध, बड़े ध्यान से सोचा गया। हमेशा 28 साल के वादे के बारे में सोचती थी। दिलोजान से इंतजार करती थी कि साइन उससे शादी करने को हाँ कह दे। उसका मूल इरादा कभी नहीं बदला, वो अटल थी। पूरी रात मैं आंखों में नींद नहीं ला सका। सुबह होते ही मुझे अपने बगल से हंसी की आवाज सुनाई दी। मैंने बिना सोचे आंखें खोल दी। लियू रुयान बोली, आज जल्दी ऑफिस से छुट्टी कर लेना। मैंने अनजाने में पूछा, क्या बात है? काफी देर के सन्नाटे के बाद मैंने धीरे से कहा, आज तुम्हारा जन्मदिन है, भूल गई? पिछले करीब 15 दिनों से लियू रुयान सिर्फ उस वादे के बारे में सोच रही थी जो साइन ने 28 साल का होने पर किया था। उसे किसी और चीज की परवाह नहीं थी, यहां तक कि अपना जन्मदिन भी भूल गई थी। मैं उन 2 महीनों की तैयारियों और अपनी बर्बाद हुई मेहनत को याद कर रहा था। मेरे मन में तरह तरह के एहसास थे। लियू रुयान ने मेरे चेहरे के बदलाव पर ध्यान नहीं दिया, बस मुझे कुछ हिदायतें देती रही। साधारण सा मनाओ, पहले जैसा धूमधाम से मत करना। मैंने कहा, पार्टी तो पहले से बुक है, सब लोग आने का वादा कर चुके हैं, अब कैंसिल नहीं कर सकते। ये जन्मदिन की पार्टी 3 महीने पहले प्लान की गई थी। उस वक्त मुझे नहीं पता था कि वो किसी और से प्यार करती है। उस वक्त मुझे लगता था कि मैं ही उसकी दुनिया में अकेला हूं। अगर पहले पता होता तो इतनी मेहनत न करता। मेरी बात सुनकर लियू रुयान कुछ देर सोचती रही, फिर कुछ नहीं बोली। अपना फोन उठाया और बेडरूम के बाहर चली गई। लेकिन मुड़ने से पहले मैंने देखा कि उसने हल्का सा माथा चढ़ाया था। मैंने सिर झुकाकर खुद से बुदबुदाया, अब ऐसा दोबारा नहीं होगा। मैं उसका जन्मदिन दोबारा नहीं मनाऊंगा। ऑफिस पहुंचने के बाद सबसे पहले मैं एचआर डिपार्टमेंट गया और अपना रेजिग्नेशन सबमिट कर दिया। जब मैं ऑफिस से बाहर निकला तो साथी कर्मचारी हंगामा मचाने लगे। सुजुकी, तू जा रहा है? अचानक रेजिग्नेशन कैसे? कोई दूसरी नौकरी मिल गई? क्या तू वाकई वापस जाकर बिजनेस संभालने वाला है? सबकी चिंता देखकर मैंने हाथ में रखी चीजें नीचे रखी और हल्की सी मुस्कुराहट के साथ बोला, मैं शादी कर रहा हूं। सब लोग समझ गए और सिर हिलाने लगे। सुजुकी, तेरी गर्लफ्रेंड आखिरकार शादी के लिए राजी हो गई। पहले चाहे कितना भी इशारा या सुझाव देता था, वो टालती रहती थी। अचानक उसके मन में क्या बदलाव आ गया? मैंने ज्यादा स्पष्टीकरण देने की जहमत नहीं उठाई, बस बात घुमा दी। इतने सालों का ध्यान रखने के लिए सबका शुक्रिया। आज शाम को खाना खिलाऊंगा सबको। ऑफिस के बाद मैंने अपने साथियों के साथ 2 घंटे खाना खाया और फिर लियू रुयान के जन्मदिन के लिए बुक किए गए होटल में पहुंचा। तब रात के 8 बज चुके थे। मैं जल्दी जल्दी रिजर्व रूम के दरवाजे तक पहुंचा और जैसे ही मैंने दरवाजा खोलने ही वाला था कि अंदर से आती बातों ने मुझे रोक दिया। कोई बोल रहा था, बाहर बहुत ठंड है, रुयान किसको लेने जा रही है? दूसरा बोला, और किसको? साइन को, वो अभी पास में ही था। उसने कहा कि वो आज लौट रहा है तो रुयान जोश में उसे लेने चली गई। तीसरा बोला, फिर तो रुयान बहुत खुश होगी, आज उसका 28वां जन्मदिन है और 1 महीने में साइन का भी 28वां होगा। कहीं ऐसा न हो कि वो अपना वादा पूरा करने आया हो। एक और आवाज आई, सुनती हूं उसका फिर से ब्रेकअप हो गया है, लगता है सच में वापस आ गया है। फिर चौथी लड़की बोली, लेकिन अगर ये सच में साथ हो गए तो निगमू का क्या होगा? हम इतने सालों से उससे ये बात छुपाए बैठे हैं। 7 सालों से उसे ये भी नहीं पता कि रुयान किससे प्यार करती है और वो रुयान से पूरे दिल से प्यार करता है। एक और ने कहा, हम क्या कर सकते हैं? किसने कहा था रुयान को साइन से प्यार हो जाए? अगर साइन ने वादा पूरा करना मंजूर कर लिया तो उसे 100% छोड़ा जाएगा। बस अपनी किस्मत को कोसे। अच्छा है, उसकी कोई पृष्ठभूमि नहीं है। अगर सच में ब्रेकअप हो जाएगा तो उससे छुटकारा पाना आसान होगा। एक ने कहा, हालांकि उसने इतने सालों में हमारा और रुयान का बहुत ध्यान रखा है, लेकिन हम रुयान की सबसे अच्छी दोस्त हैं, तो हम रुयान का साथ देंगे। जब सच में ब्रेकअप हो जाए तो हम उसके लिए मुश्किल ना खड़ी करें, उसे ब्रेकअप के रूप में कुछ कार और घर दे देंगे। मैं दरवाजे पर खड़ा चुपचाप ये सब सुनता रहा, कोई हरकत नहीं की।
असल में मैं पहले ही मानसिक रूप से जाने के लिए तैयार हो चुका था। मैं उतना दुखी नहीं था जितना 15 दिन पहले था, बल्कि ये सब मुझे थोड़ा अजीब भी लग रहा था। लियू रुयान मेरे साथ ब्रेकअप करना चाहती है और उसकी बेस्ट फ्रेंड उसे मुझे ब्रेकअप करने के लिए उकसा रही है। ये कैसा रिश्ता था मेरा पिछले 7 सालों से। मैं सोच ही रहा था कि तभी कुछ वेटर्स ड्रिंक्स से भरी ट्रॉली लेकर आ गए। मैंने जल्दी से कुछ कदम पीछे हट गए। जैसे ही दरवाजा खुला, अंदर की बातें तुरंत रुक गई। मैंने बिना कुछ दिखाते हुए मुस्कुराते हुए अंदर प्रवेश किया और सबको नमस्ते कहा। थोड़ी देर बातचीत के बाद लियू रुयान एक अपरिचित आदमी के साथ फिर से अंदर आई। मैंने चुपके से उसका अवलोकन किया। वो आकृति मुझसे 3 या 4% मिलती थी। लियू रुयान उस शख्स को पूरे कमरे में घुमाकर ले गई और आखिरकार मेरे सामने रुक गई और बोली, ये साइन है, बचपन से साथ खेला है, मेरा एक दोस्त है। लियू रुयान ने शब्द कहते समय मुझसे उम्मीद की थी कि मैं नाराज हो जाऊंगा, लेकिन घटनाओं का विकास उसकी उम्मीद से परे था। मेरी कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। मैंने बस सिर उठाकर लियू रुयान की आंखों में गहराई से देखा, फिर अपना हाथ हटाकर 2 कदम पीछे हट गया और दोनों से दूरी बना ली और बोला, नमस्ते, मैं तो बस एक दोस्त हूं। आपस में परिचय होने के बाद कमरे का माहौल फिर से गर्मा गया। साइन का स्वभाव बहुत खुला था। वो किसी से भी बात कर सकता था। हाथ में गिलास लिए एक से दूसरे से टोस्ट करता रहा। क्योंकि लियू रुयान का जन्मदिन था तो कई लड़कियां अपने बॉयफ्रेंड्स को लेकर आई थी, लेकिन साइन को कोई शर्म या हिचक नहीं थी। उसने एक पूरे ग्रुप को खींचकर शराब और गेम खेलने लगा। लड़कियों को अलग छोड़ दिया। जब मौत अपने चरम पर थी, साइन के हाथ में गेम की कार्ड खराब थी, तो उसने मदद मांगते हुए कहा कि उसे तरबूज के कुछ टुकड़े दे दो। लियू रुयान ने बिना कुछ सोचे कांटे से एक टुकड़ा उठाकर उसे दे दिया। साइन ने भी बिना कुछ सोचे स्वाभाविक रूप से मुंह घुमाकर कुछ टुकड़े खा लिए। फिर लियू रुयान ने अपना रेड वाइन का गिलास उठाकर साइन के मुंह के पास ले गई। पारदर्शी शैंपेन के गिलास पर गहरे लाल लिपस्टिक के निशान थे और साइन के होंठ भी वहीं टिके हुए थे। उसने आधा गिलास रेड वाइन पी ली। मैं बस कुछ कदमों की दूरी पर बैठा देख रहा था कि कैसे लियू रुयान उसी गिलास को पकड़े हुए बिना रुके पीती जा रही थी, और हर बार जहां से पीती वो साइन के होंठों का वही जगह होता था। आखिरकार वो थोड़ी नशे में हो गई, लेकिन जन्मदिन की क्लासिक रस्म तो पूरी करनी ही थी। सब लोग जन्मदिन मुबारक गाने लगे और उसे मोमबत्तियां बुझाने और मन्नत मांगने के लिए खड़े होने को कहा। शोरगुल वाला कमरा तुरंत सन्नाटे में डूब गया। मैंने उठकर खुद केक को धक्का दिया और मोमबत्ती पर लिखी 28 साल की तारीख को देखते हुए लियू रुयान ने अपनी कनपटी रगड़ी जैसे नशा उतारना चाहती हो। उसकी बेचैन नजरें पूरे कमरे में घूमी और फिर उसने एक उंगली उठाई और कहा, इस साल मैं कोई जन्मदिन की मन्नत नहीं मांगना चाहती, बल्कि एक सवाल पूछना चाहती हूँ। साइन, तुम भी जल्द ही 28 साल के हो जाओगे। मैं तुमसे एक बात पूछना चाहती हूँ, क्या तुम्हारी अभी कोई गर्लफ्रेंड? जैसे ये शब्द उसके मुंह से निकले, सब दर्शकों ने तरह तरह की नजरों के सामने एक दूसरे की तरफ देखा। साइन थोड़ा सा रुका और बोला, अभी नहीं है। थोड़ी देर का सन्नाटा। फिर पता नहीं किसने आश्चर्य से भरा वाह शब्द कहा और पूरा कमरा तुरंत गुलजार हो गया। कई नशे में धुत लड़कियां नशे में लियू रुयान को धक्का देकर उठा रही थी, गा रही थी और नाच रही थी। वो रात भर पार्टी करते रहे। ये जन्मदिन की पार्टी आखिरकार खत्म हुई। मैंने सबके जाने का इंतजार किया, फिर लियू रुयान को गाड़ी तक पहुंचाया। वो अभी भी पहले की खुशी में डूबी हुई थी। मेरे कंधे पर गिरकर बहुत सी दिल की बातें कहने लगी। साइन साइन, मत जाओ, मेरे पास रहो। हाँ, क्योंकि तुम कर सकते हो और मैं नहीं। साइन साइन, तुम्हें पता है मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ। मैंने तुम्हारा कई सालों से इंतजार किया है। हर रोज तुम्हारा इंतजार करती हूँ। तुम सामने बैठे टैक्सी ड्राइवर ने पूरे रास्ते कान लगाकर सुना और गाड़ी से उतरने से ठीक पहले जब मैं नशे में धुत उस लड़की को संभाल रहा था तो उसने मजाक करना नहीं छोड़ा। साइन, तुम्हारी गर्लफ्रेंड तुमसे बहुत प्यार करती है। वो साइन से बहुत प्यार करती है, लेकिन मैं साइन तो हूं नहीं। सुबह नशा उतरने के बाद लियू रुयान को कल रात की सब बातें याद आ गईं और उसने मुझे पकड़कर समझाना शुरू कर दिया। कल जैसे ही मैं पार्टी में पहुंची, मुझे खूब नशा पिला दिया गया। हो सकता है मैंने बहुत सी बकवास कर दी हो। वो सब नशे में मुंह से निकली बातें थीं, उन्हें सीरियस मत लेना। मुझे उम्मीद नहीं थी कि उसे कल रात की सब बातें याद होंगी, और नहीं उम्मीद थी कि वो इतना बेहुदा बहाना बनाएगी। मैंने कहा, कोई बात नहीं, मैं समझ गया। पता नहीं क्यों मेरा शांत और बेफिक्र चेहरा देखकर और कल साइन का मुझसे परिचय कराते समय मेरी प्रतिक्रिया याद करके लियू रुयान को एक अनकही घबराहट हुई। काफी सोचने के बाद उसे हमेशा लगा कि कुछ तो गड़बड़ है। जल्दी से उसने बात बदल दी। निंगमू, तुम थोड़े नाराज हो, क्या आज ऑफिस के बाद हम डेट पर चलें? मैंने कहा, मैं नाराज नहीं हूं, आज दोपहर मुझे कुछ काम है, नहीं आऊंगा। मेरी ये सीधा मना करने वाली रवैये को देखकर लियू रुयान और भी जिद करने लगी। मैं बेबस होकर मान गया। जल्दी से शाम हो गई। मैंने घर पर कपड़े बदले और जैसे ही मैं बाहर निकलने ही वाला था कि अचानक मेरे एक्स साथी का मैसेज आया, निंगमू, क्या तुमने अपनी गर्लफ्रेंड को रेजिग्नेशन के बारे में नहीं बताया? वो अभी तुम्हें ढूंढते हुए आई थी, अब बहुत गुस्से में लग रही है। मैंने अभी मैसेज पढ़ा ही था कि लियू रुयान का फोन बज उठा। स्क्रीन पर जो तस्वीर उछल रही थी उसे देखकर मेरी आंखों में एक संजीदगी चमक आई। थोड़ी देर हिचकिचाने के बाद भी मैंने कॉल रिसीव कर ली। फोन से लियू रुयान की गुस्से भरी आवाज आई, तेरे साथी ने मुझे बताया कि तूने शादी करने के लिए नौकरी छोड़ दी है। मैंने तुझसे कहा था ना, मैं अभी शादी के बारे में नहीं सोच रही हूँ। तो तू समझ रहा था कि मैं शादी के लिए दबाव बना रही हूँ, इसलिए तू इतना नाराज था। अब समझ में आया। मैंने धैर्य से 2 बातें समझाई। वो तो बस साथी का मजाक था, शायद गलत समझ गए। मैंने नौकरी छोड़ी क्योंकि आजकल थोड़ा थक गया था, आराम करना चाहता था। लियू रुयान ने कहा, आराम करने के बाद घर आ जाना। मैंने धीरे से हामी भरी। फिर मैंने लियू रुयान को अपना पता बताने ही वाला था कि अचानक फोन से एक बेहद हल्की हंसी सुनाई दी। वो बिल्कुल साइन की तरह थी। कल रात दोनों के कॉन्टैक्ट ऐड करने के बाद मैंने अभी उसका व्हाट्सएप स्टेटस देखा था। कार में एक सेल्फी थी,
तो वो लियू रियान के साथ ही था। मैंने बिना लहजा बदले कहा, जरूरत नहीं है, फोन रखो। जल्दी से फोन रख दिया। धीरे धीरे बुझती स्क्रीन को देखते हुए मेरे होठों के कोने पर एक व्यंग्यपूर्ण मुस्कान आ गई। अगर वो सच में मुझे लेने आना चाहती तो इतनी जल्दी फोन क्यों रखती? बस औपचारिकता पूछ रही थी, मैं इसे सीरियस क्यों ले रहा हूं? जल्दी ही मैं उस रेस्तरां में पहुंच गया जहां लियू रियान ने आने को कहा था। वेटर ने नाम सुनते ही मुझे सीधा सबसे ऊपर वाले रिजर्व रूम में ले गया और बोला, लियू मैडम ने 10 मिनट पहले खाना ऑर्डर किया था और कहा था कि आप खाना शुरू कर दें, उनका कोई जरूरी काम है, थोड़ी देर से आएंगी। कुछ देर पहले की फोन कॉल याद करके मेरे चेहरे पर समझ का भाव आ गया। मुझे डर है कि वो जरूरी काम अपने चहेते साइन के साथ समय बिताने के लिए है। असल में ये झूठ भी नहीं है। आखिर उसके लिए अगर अपने प्यार के साथ हो तो सबसे छोटा काम भी जरूरी हो जाता है। ये समझकर मैंने ज्यादा परवाह नहीं की और सीधे रिजर्व रूम में प्रवेश किया। वेटर ने लगन से मेरे सामने कटलरी खोली और एक एक करके सारी डिशेज मेरे सामने पेश करने लगा। सी फूड से भरी हुई मेज देखकर मैंने आंखें थोड़ी सी सिकोड़ ली। विदेश में उन सालों में मुझे वेस्टर्न फूड से आदत नहीं हुई थी और बार बार सी फूड खाने से मैं पहले से ही थोड़ा ऊब चुका था। इतने सालों में देश लौटने के बाद भी पूरी तरह से एडजस्ट नहीं हो पाया हूँ। पहले की तरह अगर वो मेरे साथ होती तो ये सब डिशेस देखकर शायद मुझे मजबूरी में खानी पड़ती, लेकिन अब मैं दोबारा समझौता नहीं करना चाहता। हाथ के इशारे से मैंने वेटर से सब हटाने को कहा। वेटर थोड़ा हिचकिचाया लेकिन फिर भी सच बता दिया, मिस लियू ने पहले ही श्रीमान निंग के इस टेबल का बिल भुगतान कर दिया है, कीमत बहुत ज्यादा है। क्या आप सच में नहीं लेना चाहते? अगर सब हटा दिया गया तो दुकान रिफंड नहीं करेगी। मैंने कहा, मुझे पता है, पहले नए ऑर्डर किए गए पकवान हटाओ, ये कार्ड ले लो। तब तक मैं खाना खत्म कर चुका था। लियू रियान नहीं आई थी। मैंने उसका इंतजार करने की जहमत नहीं उठाई, बिल चुकाया और टैक्सी लेकर घर चला आया। मैंने मुश्किल से आधा रास्ता तय किया था कि मेरे पास कई मैसेज आए। निंगमू, क्या तुम आज रात बाहर सो सकते हो? साइन अचानक देश लौट आया है, पुराने घर की सफाई का समय नहीं मिला है, वहां रहना मुश्किल है, कई लाइटें भी टूटी हुई हैं, उसकी तबीयत थोड़ी खराब है, उसे अकेले नहीं रहने देना चाहते, तो मैं चाहती हूँ कि वो एक रात यहाँ रुके। मैंने कहा, ठीक है। एक तरफ साइन की देखभाल करनी है और दूसरी तरफ डर है कि कहीं हमारा रिश्ता पता न चल जाए। कितना दिलचस्प है। इस बार मुझे उसका खेल खेलने का मन नहीं है। मैंने सीधा सवाल कर दिया, वो तुम्हारा दोस्त है ना, हमारा रिश्ता छुपाने की क्या जरूरत है? कब तक छुपाओगी? काफी देर बाद जवाब आया। लियू रियान ने कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया, बस एक तारीख लिखी, 18 जनवरी। पहले मुझे पता नहीं था कि वो ये तारीख क्यों चुन रही है, लेकिन अब मैं जान गया हूँ। 18 तारीख साइन का जन्मदिन है। अगर उस दिन साइन अपना वादा पूरा करके उसके साथ हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो मैं कम से कम हूँ उसका बॉयफ्रेंड। एक बैकअप प्लान के तौर पर आगे बढ़ना हो या पीछे हटना, उसके पास एक परफेक्ट सॉल्यूशन है। मुझे तो उसकी तारीफ करने का मन कर रहा है, लेकिन अफसोस मैं अब उसका इमोशनल बैकअप प्लान नहीं बनना चाहता। मैंने उसे कोई जवाब नहीं दिया, सीधा फोन बंद कर दिया। फिर मैंने ड्राइवर को एक होटल का पता बताया। सोने से पहले थोड़ी शराब पी। अगली दोपहर तक नींद नहीं खुली। मैंने समय देखना चाहा तो फोन ऑन करते ही दर्जनों नए मैसेज आए, ज्यादातर लियू रियान के और कुछ उसकी सहेलियों के थे। निंगमू, तू कहाँ है? फोन क्यों नहीं उठा रहा? न मैसेज का रिप्लाई दे रहा है, तू नखरे कर रहा है, लोगों को मत डरा, लियू रियान पागल हो गई है, सारी रात तुझे ढूंढ रही है। ये ताने भरे मैसेज देखकर मैं जोर से हंस पड़ा। एक रात सोने के लिए फोन बंद करना तो लोगों को डराना है, फिर जब मैं उसके साथ ब्रेकअप करके गायब हो जाऊंगा और घर जाकर शादी कर लूंगा तो लोग मुझे फिर से नासमझ कहेंगे। इसके अलावा उनमें से कौन है जो ये नहीं जानता कि साइन भी लियू रियान का बहुत कीमती है? क्या वो उसकी परवाह नहीं करेंगे? मैं यही सोच ही रहा था कि लियू रियान का फोन आ गया। निंगमू, वो बस एक रात रुकने आया था, क्या इतना नाराज होना जरूरी है? अगर तुम्हें नाराजगी भी है तो इस तरह से नहीं दिखानी चाहिए थी। मैंने बहाना बनाकर कहा, मैं नाराज नहीं हूं, फोन की बैटरी खत्म हो गई थी, ऑटोमेटिक बंद हो गया, बस इतना सा है। उसने कहा, तो पहले तुमसे कभी भी संपर्क क्यों हो जाता था, बस कल रात ही क्यों बंद हुआ? उसकी ये पूछ सुनकर मैं सन्न रह गया। मुझे उसी वक्त पुरानी बहुत सी बातें याद आ गईं। कुछ साल पहले एक अंधेरी रात को लियू रियान को अचानक पेट में दर्द हुआ और उसने अपनी सेक्रेटरी को फोन करना चाहा, लेकिन गलती से मुझे फोन कर दिया। सुनते ही मैं तुरंत उठकर उसकी दवा लेकर गया। पिछले साल जब वो बिजनेस के सिलसिले में विदेश गई थी तो 7-8 घंटे का टाइम डिफरेंस था। लियू रियान को मेरा टाइम याद नहीं रहता था। वो रात के 3-4 बजे मुझे फोन करके किसी डॉक्यूमेंट के बारे में पूछती थी। मैं नींद को दबाकर उठता था, अपना लैपटॉप खोलता और उसकी हर चीज में मदद करता था। हर छोटी बात मेरे उसके प्रति अत्यधिक प्यार का सबूत थी, लेकिन अफसोस चाहे मैं कितनी भी कोशिश कर लूं वो उसे देखता ही नहीं था। ये सोचकर मेरे लहजे में अनायास ही एक व्यंग्य झलक आया। मुझे बस डर था कि कहीं तुम्हें मेरी जरूरत पड़े और मैं मौजूद न रहूं। कल शायद तुम्हें मेरी जरूरत नहीं थी। मेरे इस अस्पष्ट लहजे को सुनकर लियू रियान के मन में थोड़ी घबराहट हुई। 7 सालों में हम साथ रहे थे, मैंने हमेशा उसकी हर बात मानी थी। मैं उसके साथ बहुत आज्ञाकारी था। हमने कभी झगड़ा या शर्मिंदगी नहीं की। बहुत सी बातें वो समझाना नहीं चाहती थी और मैंने कभी उस पर दबाव नहीं डाला। चाहे कभी कभी मुझे थोड़ी निराशा होती थी, लेकिन वो थोड़ा सा मनाने पर सब ठीक हो जाता था। आमतौर पर रोजमर्रा की जिंदगी से लेकर डिनर और डेट्स तक मैं ही हर चीज का ध्यान रखता था। सच कहूं तो लियू रियान को मानना ही पड़ता है कि मैं एक लगभग परफेक्ट बॉयफ्रेंड था। पुराने समय में मेरे उसके साथ अच्छे व्यवहार को याद करके उसका लहजा थोड़ा नरम पड़ गया। मुझे पता है मैं तुम्हारी बहुत ज्यादा चिंता कर रही थी, इसलिए ऐसे बोली। सॉरी निंगमू, अब तुम कहाँ हो? मैं तुम्हें लेने आती हूँ। मैंने कहा, मैं अभी तुमसे नहीं मिलना चाहता, जरूरत नहीं है। अगले 2 हफ्तों तक मैंने लियू रियान को फिर नहीं देखा। ऐसा लग रहा था जैसे वो भूल ही गई हो कि उसकी कोई गर्लफ्रेंड है। न कोई कॉल, न कोई मैसेज। साइन के सोशल मीडिया के जरिए मुझे उसकी सारी लोकेशन पता थी, लेकिन मैं न तो ये पूछना चाहता था कि वो कहाँ थी और नहीं ये जानना चाहता था कि वो क्या सोच रही थी।
मेरे लिए अब हर बीतता हुआ दिन एक उल्टी गिनती मात्र था। मैं उस इंसान पर ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहता जिससे मैं अलग होने वाला हूँ। नए साल की रात थी, बर्फबारी हो रही थी, मेरा मूड बहुत अच्छा था। मैंने कंबल ओढ़ा और पूरी रात फ्रेंच विंडो के सामने फिल्में देखता रहा। सुबह तक खिड़की के बाहर पटाखे और आतिशबाजी की आवाजें थी। मैं थोड़ा थक गया था, रॉकिंग चेयर पर लेट गया और अपना व्हाट्सएप स्टेटस चेक करने लगा। तभी पूरी रात खामोश रहे कमरे के दरवाजे पर अचानक कदमों की आवाज सुनाई दी। मैं उठकर बैठ गया तो देखा लियू रियान नशे में धुत होकर वापस आ रही थी। वो लड़खड़ाते हुए अंदर आई। उसके हाथ में ढेर सारे बैग थे जो उसने सोफे पर गिरा दिए और फिर मेरे सामने एक एक करके खोलने लगी। ये 2 स्कार्फ है, मैंने अभी खरीदे। बाहर बहुत बर्फ पड़ रही है। निंगमू, क्या तुम्हें ठंड लग रही है? निंगमू, ये रोलेक्स है जो मैंने कुछ दिन पहले खरीदा था। नए साल का तोहफा तुम्हारे लिए, पसंद आया। ये कहते हुए उसने अपने हाथों के सारे गिफ्ट मेरे ऊपर रख दिए। मुझे ये सब पहनकर गर्मी लग रही थी। उसने अपना स्कार्फ उतार कर फेंक दिया और फिर मेरा हाथ पकड़कर माफी मांगने लगी। मुझे माफ कर दो, इन दिनों मैं बहुत व्यस्त थी, मुझे तुमसे मिलने का समय नहीं मिला। क्या तुम फिर से मुझसे नाराज हो? और पिछली बार मुझे तुम्हें स्ट्रैंड नहीं करना चाहिए था। निंगमू, प्लीज मुझे माफ कर दो, आगे से सब ठीक हो जाएगा। ये कहते हुए लियू रियान मुझे किस करने के लिए पास आ रही थी। मुझे उसके शरीर से आ रही शराब की गंध बर्दाश्त नहीं हो रही थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था क्या हुआ। बड़ी मुश्किल से मैंने उसे बेडरूम में जाने को राजी किया। उसके सो जाने के बाद मैंने पूरे लिविंग रूम में बिखरे बैग्स उठाए और फिर अपना फोन लिया। स्टेटस पर एक के बाद एक प्यार भरे मैसेज आ रहे थे। सबसे ज्यादा मेरा ध्यान साइन की तरफ गया। उसने 9 तस्वीरें डाली थी। सभी 9 तस्वीरें उसकी और एक लड़की की थीं। बर्फ में खड़े हुए, और कैप्शन भी बहुत दिलचस्प था। पहली बर्फबारी में एक नई पसंद से मुलाकात हुई। ये देखकर मेरे मन की सारी शंकाएं दूर हो गई। वजह साफ थी कि लियू रियान अचानक नशे में क्यों लौटी और यहां तक कि पहल करके मुझसे प्यार क्यों करने लगी। असल में उसकी पसंद का शख्स किसी नए रिलेशनशिप में है। हाँ, अगर ऐसा न होता तो उसे एक पुराने दोस्त की याद कैसे आती। मेरी आंखों में एक व्यंग्य चमका। मैंने हाथ उठाकर अपनी कलाई से घड़ी निकाली और मेज पर रख दी। अगले कुछ दिनों में लियू रियान जैसे एक बिल्कुल अलग इंसान बन गई। वो कहीं नहीं जाती थी, पूरा दिन घर पर रहती थी और कहती थी कि वो मेरे साथ समय बिताना चाहती है। मैंने संयोग से कहा कि 10 किलोमीटर दूर एक रेस्तरां की मिठाई खाने का मन है, तो वो बर्फबारी के बावजूद उस रेस्तरां तक गई और मेरे लिए मिठाई ले आई। जब मेरी तबीयत ठीक नहीं थी तो वो मेरे पास ही रही, मेरे लिए दलिया बनाया। जब मैं ट्रैवल के विज्ञापन देख रहा है तो मैंने कई बार गौर से देखा, तो उसने नए साल के बाद मेरे साथ एक ट्रिप प्लान करना शुरू कर दिया। शायद उसे होश आ गया था। इस बार उसने पहले से ज्यादा मेहनत की, लेकिन अब वो मुझे प्रभावित नहीं कर सकती थी। मैं चुपचाप उसे देखता रहा, एक योग्य गर्लफ्रेंड का रोल निभाते हुए। देखता रहा कि कैसे वो मेरे कुछ शब्दों के लिए इधर उधर भाग रही थी और मुझे जरा सा भी अफसोस नहीं हो रहा था, क्योंकि वो सब जो वो आखिरी दिनों में दे रही थी। अगर पुराने कर्ज को चुकाने के लिए था तो मैं बेफिक्र हो गया था। जब बर्फबारी रुकी तो मेरी माँ ने मुझे कुछ वेडिंग गाउन के डिजाइन भेजे और पूछा कि मुझे कौन सा पसंद है। मैंने अपना फोन उठाया और हर फोटो को बड़ा करके कपड़ों के डिटेल्स देखने लगा। शायद मैं बहुत ध्यान में था। जब लियू रियान चुपके से मेरे पास आकर खड़ी हो गई तो मुझे पता ही नहीं चला। आखिरकार जब उसने मेरे हाथ से फोन छीन लिया तो मैं जल्दी से मुड़ा। देखा उसका चेहरा तुरंत काला पड़ गया था। निंगमू, तू वेडिंग गाउन क्यों देख रहा है? मैंने बिना पलक झपकाए झूठ बोला। क्या मैंने तुम्हें पिछली बार नहीं बताया था? मेरी एक दोस्त जल्दी शादी कर रही है, उसे अपने वेडिंग गाउन से कोई दिक्कत है और वो नया लेना चाहती है। उसने मुझसे राय लेने को कहा था। मेरे चेहरे पर कोई बदलाव न देखकर लियू रियान ने धीरे धीरे अपनी शंका दूर की। मुझे फोन वापस देते हुए पूछा, शादी कब है? मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। मेरे चेहरे पर एक बहुत ही सूक्ष्म भाव आया। मैंने कहा, 19 जनवरी को। क्या तुम सच में आओगी? मैंने उसकी आंखों में देखा, धैर्य से उसका जवाब इंतजार किया। लियू रियान काफी देर तक चुप रही और आखिरकार एक मजबूर मुस्कान के साथ बोली, फिर देखते हैं। अगले कुछ दिनों में मैंने अपनी विदाई की तैयारी शुरू कर दी। उस सवाल के बाद लियू रियान फिर से एक बेचैन अवस्था में आ गई, जैसे पूरे दिन कोई सपना देख रही हो, किसी बात की चिंता कर रही हो। मैंने शादी को बहाना बनाकर उससे बचने के बजाय उसके सामने ही अपना सामान पैक करना शुरू कर दिया। ग्रेजुएशन के बाद से इस अपार्टमेंट में आए हुए 6 साल हो गए थे। मेरा सामान पूरे कमरे में फैला हुआ था। मैंने सिर्फ उस चीज का एक छोटा सा हिस्सा चुना जिसे मैं पीछे नहीं छोड़ना चाहता था और उसे सूटकेस में रख दिया। बाकी सब कुछ मैं नहीं ले जा रहा था। वैसे भी हिनबे लौटकर वो मेरा अपना इलाका है। अगर कुछ छूट गया तो नया खरीद लूंगा, बाकी सामान यहीं छोड़ दूंगा। समय बहुत तेजी से बीता और 18 जनवरी आ गया। उस दिन आसमान में बादल छाए हुए थे, लग रहा था बारिश होगी। लियू रियान बहुत सुबह उठ गई थी और सोफे पर बैठी अपना फोन देख रही थी। मैं थोड़ी देर बाद उठा, डाइनिंग टेबल पर बैठा नाश्ता कर रहा था। तभी नानी ने आसमान की तरफ देखते हुए कहा, निंग सर, लगता है बारिश होगी, हमें एयरपोर्ट जल्दी निकलना चाहिए। ये सुनते ही लियू रियान ने तेजी से सिर उठाया और बिना सोचे पूछा, एयरपोर्ट? एयरपोर्ट किस लिए? मैंने कहा, कल एक शादी में जाना है। तुमने कहा था सोचोगी। सोच लिया। मैंने मौके का फायदा उठाकर लियू रियान को देखा। वो कुछ सेकंड चुप रही, फिर बोली, बहुत दूर है, नहीं आऊंगी, मैं तुम्हें एयरपोर्ट छोड़ देती हूँ। ये जवाब मेरे लिए हैरानी की बात नहीं था। मैंने हाथ पहुंचे और कमरे में जाकर बैग उठाया। जब बाहर निकला तो लियू रियान पहले से ही मेरे अपार्टमेंट के सामने गाड़ी लेकर खड़ी मेरा इंतजार कर रही थी। मैं गाड़ी में बैठा और मुश्किल से सीट बेल्ट लगाई थी कि लियू रियान का फोन अचानक बज उठा। उसने जल्दी से फोन खोला। अगले ही पल उसकी हमेशा ठंडी रहने वाली आंखों में एक छिपी हुई खुशी दिखाई दी। उसने फोन रखा, सीट बेल्ट खोली, सीधे गाड़ी का दरवाजा खोला। उतरने ही वाली थी कि उसे एहसास हुआ कि वो क्या करने जा रही थी। जल्दी से मुड़कर मुझसे कहा,
निगम में कुछ अचानक काम आ गया है, मुझे पहले जाना होगा। मैं ड्राइवर से तुम्हें एयरपोर्ट छुड़वा देती हूँ। इतने सालों के साथ के बाद उसकी झिझक भरी आंखों से मैं आसानी से अंदाजा लगा सकता था कि वो झूठ बोल रही है, लेकिन मैंने उसे टोका नहीं, बस हल्का सा सिर हिला दिया। जब ड्राइवर आया तो लियू रियान पहले से ही बगल वाली स्पोर्ट्स कार में बैठ चुकी थी। उसने खिड़की नीचे की और मुझे हाथ हिलाते हुए कहा, निंग मू, तुम कब लौटोगे? मैंने मन ही मन कहा, इस बार लौटा तो फिर कभी नहीं लौटूंगा, लेकिन मुस्कुराते हुए कोई जवाब नहीं दिया, बस हाथ हिला दिया। अच्छा हुआ लियू रियान ने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, वो तेजी से स्पोर्ट्स कार में चली गई। मैं ड्राइवर की सीट के पास बैठा, उस स्पोर्ट्स कार को अपनी नज़रों से दूर जाते देखता रहा। फिर ड्राइवर से धीरे से कहा, चलो। हल्की बूंदाबांदी शुरू हो गई थी, जिससे गाड़ी की खिड़कियां धुंधली हो गई थी, शीशे धुंधले हो गए थे। अब मैं आसपास की कोई भी चीज़ साफ नहीं देख पा रहा था और अब मैं देखना भी नहीं चाहता था। मैंने आंखें बंद कर ली और चुपचाप अपने दिल में अलविदा कह दिया, लियू रियान, हमेशा के लिए अलविदा। विमान में चढ़ने से पहले मुझे अपने पिता का फोन आया। निंगमू, कितने बजे पहुंच रहे हो? मैंने शाओबाई को तुम्हें लेने भेज दिया है। मैं भी जल्द से जल्द घर पहुंचना चाहता था, इसलिए मना नहीं किया। रात को ठीक से नींद नहीं आई थी। जैसे ही विमान में चढ़ा मुझे नींद आने लगी। 2 घंटे की उड़ान के दौरान मैं सो गया। हिनबेई में लैंड करने के बाद जब मैं अराइवल लाउंज से बाहर निकला तो किसी ने मुझे रोका। श्रीमान निंग, मैं शाओबाई हूँ। अंकल निंग ने मुझे तुम्हें लेने भेजा है। ये ताजगी भरी आवाज़ सुनकर मैंने आंखें सिकोड़कर उसकी तरफ देखा। सोचा ये कोई ड्राइवर होगा, शाओबाई, लेकिन ये लड़की कैसे है? जैसे ही मैं गाड़ी में बैठा मैंने खिड़की से लगकर फिर से झपकी ले ली। जब मेरी नींद खुली तो खिड़की के बाहर कोई अपरिचित विला दिखाई दिया। मैं अचानक चौंक गया और तेज आवाज में पूछा, ये कहाँ है? ये तो मेरा घर नहीं है ना? मेरी ये प्रतिक्रिया देखकर शाओबाई हल्की मुस्कुराई। अभी नहीं, लेकिन कल हो जाएगा। सही कहूं तो ये वेडिंग हाउस है। तब मुझे एहसास हुआ कि मेरी शादी कल होने वाली थी। मुझे थोड़ा सा एहसास हुआ। मैंने गाड़ी का दरवाजा खोला और नीचे उतरा। धीरे धीरे घर की तरफ बढ़ा। शाओबाई मेरे पीछे पीछे थी। मैं आंगन का नजारा देखता हुआ चला जा रहा था। तभी मैंने उससे एक सवाल पूछा, क्या तुम्हें पता है मेरी अरेंज्ड पार्टनर का नाम क्या है? ये सुनते ही शाओबाई ने मुझे असमंजस में देखा और बोली, बाई बिंग। ये सुनते ही मैंने अपना माथा चढ़ा लिया। मेरे मन में थोड़ी शंका पैदा हुई। मुझे याद नहीं आता कि हिनबेई में बाई सरनेम वाला कोई धनी परिवार है। शायद मैं बाहर बहुत दिनों से रह रहा हूँ। शायद अब मुझे हिनबेई की स्थिति समझ नहीं आती। मैंने मन ही मन खुद को सांत्वना दी। फिर मैंने उससे कुछ और जरूरी सवाल पूछे। शादी की जगह कहाँ है? उसने कहा, पिंगवान मैंशन। कल शादी की दावत कितने बजे है? सुबह 11 बजे। उसने तुरंत जवाब दिया। मैं इस ड्राइवर के प्रोफेशनल स्किल से बहुत संतुष्ट था। फिर मैंने पूछा, तो कल शादी की गाड़ी भी तुम ही चलाओगी? मेरे पीछे कुछ सेकंड का सन्नाटा छा गया। फिर शाओबाई की थोड़ी चौंकी हुई आवाज आई, मैं नहीं चलाऊंगी। निंग अंकल शायद किसी और को बुलाएंगे। जल्द ही हम दोनों विला के दरवाजे पर पहुंच गए। सामने दरवाजा देखकर मैंने मुड़कर अपना सूटकेस मांगा। मैं खुद सूटकेस ले लेता हूँ, तुम पहले जाओ। मेरी बात खत्म होते ही सामने वाले ने कोई जवाब नहीं दिया और न ही उसके जाने का कोई इरादा था। मुझे थोड़ा अजीब लगा। मैंने उससे पूछना चाहा कि क्या कोई और बात है। तभी अचानक ऊपर की बालकनी से मेरी माँ की आवाज आई, निंग मुँह आ गया, जल्दी ऊपर आकर अपना वेडिंग सूट देख। मैंने जल्दी से सिर उठाकर माँ को नमस्ते कहा और सूटकेस लेकर जाने लगा, लेकिन वो बिल्कुल नहीं हिला। मेरी हरकतें देखकर मेरी माँ ने हाथ हिलाते हुए कहा, अरे शाओबाई, तुम भी ऊपर आओ, कल शादी है। शर्माने की कोई बात नहीं है। ड्राइवर का नाम शाओबाई था और अरेंज्ड पार्टनर बाई बिंग हो सकता था। इस पहचान ने मुझे सीधा अवाक कर दिया। मेरी नींद पूरी तरह खुल गई। मैंने सिर उठाया और उन मुस्कुराती हुई आंखों से टकराया। मेरी आंखों में हैरानी देखकर बाई बिंग भी वजह समझ गई। उसने पहल करते हुए मेरी तरफ हाथ बढ़ाया। मैं अपना परिचय देना भूल गई। श्रीमान निंग, मैं बाई बिंग हूँ। फिर मैंने झेमते हुए मुस्कुराया और जल्दी से अपना हाथ बढ़ाकर उससे हाथ मिलाया। मेरे लहजे में भी अपराधबोध झलक रहा था। मुझे माफ कर दीजिए, मैं अभी उठा था। मैंने आपको किसी और समझ लिया। श्रीमान निंग। ये सुनकर वो मुंह पर हाथ रखकर हल्की हंसी और कुछ बोली, कोई बात नहीं, हमारे पास भविष्य में एक दूसरे को धीरे धीरे जानने के लिए काफी समय होगा। वहीं दूसरी तरफ लियू रुयान पहले से तय समय के मुताबिक साइन के रेस्तरां में पहुंची। रिजर्व रूम में प्रवेश करने से पहले उसने सिर झुकाकर अपनी स्कर्ट की सिलवटें ठीक की। उसी समय उसका फोन कई बार वाइब्रेट हुआ। उसने निकाल कर देखा तो ड्राइवर का मैसेज था, श्रीमान निंग विमान में सवार हो गए। काफी देर सोचने के बाद उसने मुझे मैसेज भेजा, पहुंचते ही सूचित करना, मेरी बेचैनी दूर करना। लियू रियान ने गहरी सांस ली और दरवाजा खोल दिया। कमरे में सजावट से लेकर केक तक सब कुछ सफेद था। मेहमान भी हल्के रंग के कपड़े पहने हुए थे। लियू रियान को पहली नजर में लगा जैसे वो किसी शादी में घुस गई हो। उसकी नजरें बीच में खड़े उस शख्स पर टिक गईं जो उसका दीवाना था। उसका दिल बिना चाहे तेज धड़कने लगा। वो कुछ लोगों को पार करते हुए तेजी से उसके पास पहुंची और सुनने लगी कि उसके आसपास कुछ लड़के किसी मजाक में मशगूल थे। कोई बोला, साइन बिंग इतने दिनों से छुपा रहा है, आज हमें उसे जरूर बाहर निकालना चाहिए, देखते हैं। दूसरा बोला, इतनी जल्दी क्या है, जब हम मन्नत मांगेंगे तो आपको जरूर आंखें खोल देंगे। अमन्नत शब्द ने उसे 1 महीने पहले अपने जन्मदिन पर हुई घटना याद दिला दी। लियू रियान की नजरें अचानक उम्मीद से भर गईं। क्या उसकी 16 साल की उम्र के मजाक वाले शब्द आज सच हो जाएंगे? कई घंटों तक लियू रियान यही सोचती रही। उसने घबराहट में शराब के कई घूंट पी लिए। जब केक सामने आया तो उसके हाथ कांप रहे थे। उसकी कई सहेलियों ने उसे घेर रखा था। उनकी नजरों में एक अकथनीय खुशी थी। रियान, तेरा सपना सच होने वाला है, कैसा लग रहा है? लियू रियान ने सिर झुकाकर मुस्कुरा दी, कुछ नहीं कहा। टेसन सेंसिन भी नजारा देख रही थी। उसे अचानक कुछ याद आया। उसने हाथ उठाकर लियू रियान के कंधे को थपथपाया। अगर ये सच हो गया तो निंगमू का क्या होगा? साइन के जन्मदिन की पार्टी में अपना नाम सुनकर लियू रियान की मुस्कान अचानक रुक गई। उसके मन में अपराधबोध का भाव उमड़ आया।
उसके चेहरे का रंग फीका देखकर उसकी सहेलियों ने जल्दी से उसे सांत्वना दी। कोई बात नहीं, उसे अभी छोड़ दे, वैसे भी वो एक साधारण लड़का है, निपटना आसान है। अगर वो झंझट खड़ा करने आया तो हम तेरा सुलझा देंगे। रुयान तू बेफिक्र रहे। इन कई लोगों के उकसाने पर लियू रुयान ने अपना फोन निकाला और कुछ शब्द लिखे, लेकिन उसकी उंगली सेंड बटन पर ठिठक गई। उसे हिचकिचाता देखकर सब लोग थोड़ा बेचैन हो गए। उन्होंने उसका हाथ पकड़कर बटन दबा दिया। उस मैसेज के नीचे एक नया मैसेज आया, हमें ब्रेकअप कर लेना चाहिए। दोनों मैसेज के बीच 3 घंटे का अंतर था। समय का हिसाब लगाऊं तो मेरा विमान उतर चुका होगा। क्या मैंने ये मैसेज देख लिया होगा? लियू रुयान अभी यही सोच रही थी कि उसकी सहेलियों ने उसे जन्मदिन के गीतों के बीच सीधा केंद्र में खींच लिया। लियू रुयान की उम्मीद के बीच साइन ने अपने हाथ जोड़े और पूरे दिल से एक मन्नत मांगी। मैं चाहता हूं कि इस साल मेरे 28 साल में सब कुछ ठीक रहे और मैं अगले साल सिसिलिया के साथ मिलकर मन्नत मांग सकूं। ये कहते ही लियू रुयान का एक सेकंड पहले मुस्कुराता हुआ चेहरा अगले ही सेकंड सफेद पड़ गया और कमरे के बाकी लोग पागलों की तरह चिल्लाने लगे। सिसिलिया कौन है? साइन। उसे सबसे मिला। तालियों के बीच साइन के चेहरे पर हल्की शर्माहट दिखी। वो मेरी नई गर्लफ्रेंड है। ये शब्द बोलते ही रिजर्व रूम का दरवाजा बाहर से खुल गया। एक शानदार फिगर और खूबसूरत चेहरे वाली महिला धीरे धीरे अंदर आई। हाय लो सबको, मैं साइन की गर्लफ्रेंड हूँ, सुसिलिया। शोरगुल के बीच साइन मुस्कुराते हुए अपनी नई गर्लफ्रेंड का हाथ पकड़कर अपने दोस्तों के साथ अपने रिलेशनशिप की छोटी छोटी बातें बांटने लगा। लियू रुयान बिल्कुल उजाड़ एक कोने में बैठी गई, एक के बाद एक गिलास शराब पीती रही। उसकी सहेलियों ने भी पी ली। पीते पीते सब नशे में धुत हो गए। सेंसिन लड़खड़ाते हुए उठी और सबकी हैरान नजरों के बीच साइन के पास गई और अपनी सहेली का पक्ष लेते हुए बोली, साइन, क्या तू वो वादा भूल गया जो तूने रुयान से किया था? ये सुनते ही सुसिलिया के चेहरे पर भी जिज्ञासा चमक आई। कैसा वादा? साइन का चेहरा तुरंत बदतर हो गया, लेकिन सेंसिन नशे में थी, उसे कोई परवाह नहीं थी। ये देखकर दूसरी सहेलियां भी आगे बढ़ाईं। तूने रुयान से वादा किया था कि 28 साल में उसके साथ रहेगा, हम सबको याद है। तू बेवफा बन रहा है। सुसिलिया का चेहरा जो पहले मुस्कुरा रहा था धीरे धीरे ठंडा पड़ गया। उसने मुंह घुमाकर साइन की तरफ गहराई से देखा। साइन, क्या ये सच है? साइन ने बिना सोचे साफ इनकार कर दिया। ये सब नशे में बकवास है, तुम इस पर कैसे यकीन कर सकते हो? इसके अलावा मैंने उस वक्त कहा था अगर मैं सिंगल रहा तो, लेकिन अब तो मेरी गर्लफ्रेंड है। ये वादा कैसे मान्य हो सकता है? उसका एक एक शब्द लियू रुयान के दिल पर कुल्हाड़ी की तरह गिर रहा था। उसने एक हाथ से अपनी तेज दर्द करती छाती को दबाया और दूसरे हाथ से सोफे से उठी। सबकी नजरों के सामने पागलों की तरह चिल्लाई, मुस्कानें कुछ मायने नहीं रखती। तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, मेरा भी बॉयफ्रेंड है। मजाक सिर्फ मजाक है। उसकी कुछ ही बातों से सुसिलिया के चेहरे पर फिर से मुस्कान आ गई। उसने साइन का हाथ पकड़ा, लियू रुयान के पास चली गई और ऐसे बोली जैसे कुछ हुआ ही न हो। लगता है सब गलतफहमी थी। मैंने बहुत पहले सुना था कि मैनेजर लियू का बॉयफ्रेंड है, आज क्यों नहीं लाई? लियू रुयान का दिमाग सुन्न हो चुका था, फिर भी उसने जबरन मुस्कुराते हुए कहा, वो किसी शादी में गया है, समय नहीं है। ये सुनकर सुसिलिया समझदारी से हंस पड़ी, लेकिन साइन की आंखों में घृणा की किरण तेजी से चमकी। उसके लहजे में अपने बॉयफ्रेंड के प्रति अविश्वास भरा था। वो कौन है? मैं इतने दिनों से देश में वापस आया हूँ, तुमने उसका जिक्र क्यों नहीं सुना? लियू रुयान अब एक शब्द भी नहीं बोल पा रही थी। सेंसिन ने जल्दी से उसे संभाला और फिर गुस्से से साइन की तरफ देखा। उसके लहजे में व्यंग्य था। निंगमू रुयान का बॉयफ्रेंड है, वो उसके जन्मदिन की पार्टी में सबसे खूबसूरत लड़का था। क्या तुझे याद नहीं? साइन को वो रात याद आई जब मैंने मुस्कुराते हुए कहा था कि हम सिर्फ साधारण दोस्त हैं। उसे हमेशा लगता था कि कुछ तो गड़बड़ है। बिना सोचे उसने पूछा, लेकिन उस दिन तुम दोनों ने कहा था कि सिर्फ दोस्त हो। सेंसिन बोली, बस एक छोटी सी जोड़ी झगड़ कर नखरे कर रही है। साइन, तुम्हारे इतने रिलेशनशिप रहे हैं, तुम नहीं समझते। ये तो हमने बहुत देखा है, तभी सोच रहे हैं कि पूछ ही लें। क्योंकि तुम दोनों कह रहे हो कि वो उसका बॉयफ्रेंड है, तो क्यों ना मैं उसे फोन करके पूछ लूं, अपने नए साले से मिलता हूं। ये शब्द बोलते ही लियू रुयान और उसकी सहेलियों के चेहरे तुरंत काल पड़ गए। उन्हें कुछ देर पहले वाला ब्रेकअप मैसेज याद आ गया। साइन ने उनके चेहरे ठीक ना देखे तो तुरंत अपना फोन निकालकर एक वॉइस कॉल लगा दी। लड़कियां जानती थी कि उनकी पोल खुलने वाली है, सब फोन छीनने चढ़ गई, लेकिन सुसिलिया ने बहुत प्रोटेक्टिवली उन्हें अपने पीछे खींच लिया। साइन अब तक खेल खेल चुका था, रुकने वाला नहीं था। उसने वॉल्यूम पूरा बढ़ाकर पूरे कमरे के सामने स्पीकर ऑन कर दिया। कमरा अचानक सन्नाटे में डूब गया, बस घंटी बजने की आवाज रह गई। लियू रुयान ने अपने हाथ आस्तीन में छुपा लिए। उसकी मुट्ठियां बहुत जोर से बंद थी। उसका दिल दुआ कर रहा था कि ये कॉल न उठे, कि उसने वो मैसेज अभी तक न देखा हो। घंटी बजने के उस पूरे 1 मिनट के दौरान लियू रुयान को लगा उसका दिल सीने से बाहर आ जाएगा। ठीक जब ऑटोमेटिक कॉल खत्म होने वाली थी और सब लोग अपनी अपनी जगह पर आ गए थे, तभी कॉल उठ गई। स्पीकर से मेरी साफ और थोड़ी हैरान भरी आवाज आई, क्या बात है श्रीमान साइन? लियू रुयान का चेहरा तेजी से काला पड़ गया। इसके विपरीत साइन के चेहरे पर एक समझ से बाहर मुस्कान थी। कुछ नहीं, बस आज मेरा जन्मदिन है। मैंने सुना तुम रुयान के बॉयफ्रेंड हो, तुम्हें बुलाकर हमारे साथ मस्ती करने का मन किया। फोन पर थोड़ी देर का सन्नाटा छा गया। लियू रुयान इतनी परेशान थी कि उसे सांस लेने में मुश्किल हो रही थी। माफ करना, मैं अभी हिंबई में हूँ, शायद नहीं आ पाऊंगा। मेरा लहजा सामान्य सुनकर लियू रुयान को लगा कि मैंने वो मैसेज अभी तक नहीं देखा है, तो उसकी घबराहट थोड़ी कम हुई। लेकिन मेरी बात यहीं खत्म नहीं हुई। मैं एक गहरे अर्थ के साथ मुस्कुराते हुए बोला, अरे हाँ, वैसे मैंने लियू रुयान के साथ ब्रेकअप कर लिया है। श्रीमान साइन, आप गलत फहमी ना पालें, हमारा ब्रेकअप हो चुका है। साइन के लहजे में हैरानी और तिरस्कार दोनों था। ये कब हुआ? मैंने कहा, अभी थोड़ी देर पहले, शायद 10 मिनट पहले मुझे उसका ब्रेकअप मैसेज मिला है, अभी जवाब देने का समय नहीं मिला। श्रीमान साइन, कृपया मेरी तरफ से उसे बता देना, मैं मानता हूँ। साइन मुस्कुराया। उसकी एक ठंडी नजर उन लड़कियों पर पड़ी जो शरारत करने की कोशिश कर रही थी। उसका लहजा मुलायम और मीठा था। मैं बता दूंगा, रुकावट के लिए माफ करना। मैंने कहा, तो बहुत बहुत धन्यवाद। जन्मदिन की 28वीं सालगिरह मुबारक हो और प्रेमी युगल हमेशा हमेशा के लिए साथ रहे। पता नहीं जानबूझकर या बिना जाने मैंने अपनी शुभकामनाएं देते समय 28 साल शब्दों पर बहुत जोर दिया, जैसे कि मैं सबको इशारा कर रहा था कि मुझे अंदर की सारी बातें पता है।
लेकिन वहां मौजूद किसी की हिम्मत नहीं हुई कि वो पूछे, बस वो कॉल करते हुए देख सके। इस पूरे हंगामे के बाद कमरे का माहौल तुरंत हिमांक तक गिर गया। करीब 5 या 6 मिनट तक सन्नाटा छाया रहा। आखिरकार सुसीलिया ने मध्यस्थता करने के लिए आगे आकर लियू रियान को एक गिलास शराब ऑफर किया और इस घटना को नजरअंदाज कर दिया गया। शराब की आखिरी बूंद तक मुंह में डालने के बाद लियू रियान ने गिलास जोर से नीचे पटका और कुछ सहेलियों के साथ जन्मदिन की पार्टी से चली गई। दरवाजे से बाहर निकलते वक्त उसने लगभग सुसीलिया को साइन से कुछ पूछते हुए सुना। साइन, ये श्रीमान निंग हिनबेई से हैं। क्या बात है? साइन ने कहा। कुछ नहीं, हिनबेई में निंग सरनेम मुझे थोड़ा अजीब लगता है, शायद मैं ज्यादा शंका कर रहा हूँ। जैसे ही वो बाहर निकली, कई सहेलियों ने आकर लियू रियान को पकड़ा और दूसरा निजी कमरा खोलकर उसे तरह तरह से समझाने लगी। अच्छा हुआ साइन जैसे आदमी से शादी नहीं हुई, वरना उसके पिछले 7 सालों में जितनी गर्लफ्रेंड्स रही हैं, अकेले दावत में 10 टेबल से ज्यादा लग जाती। ऐसे प्लेबॉय से शादी करोगी जो हर दूसरे से प्यार करता है तो कुछ भी हो सकता है। बेहतर है कि तू निंग मुंह के साथ ही रहे। हाँ हाँ हाँ, निंग मुंह किस मामले में साइन से कम है। आज उसने ये सब इसलिए कहा क्योंकि वो गुस्से में था। वापस जाकर उसे अच्छे से मना, सब समझा। वो तुझसे इतना प्यार करता है, तुझे जरूर समझ जाएगा। उनकी हिम्मत बढ़ाने से लियू रियान का उदास मूड थोड़ा शांत हुआ। उसने अपना फोन निकाला, मुझे ढूंढा, बहुत सोच समझकर एक मैसेज लिखा और भेज दिया। निंग मुंह, मैं सबके साथ खेल रही थी। हारने की सजा थी कि बॉयफ्रेंड के साथ ब्रेकअप करके किसी और को फोन करना था। बस तुम्हारी प्रतिक्रिया देखने के लिए, इसे सीरियस मत लेना। तुम कितने दिनों से हिनबेई में हो? होटल में चेक इन किया या शादी की जगह तैयार करने में व्यस्त हो? कल लौट रहे हो या परसों? मैं तुम्हें लेने आऊंगी, ठीक है? मैसेज भेजे काफी देर हो गई थी, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। लियू रियान की आंखें स्क्रीन पर टिकी हुई थी। उसका दिल घबराहट से भरा था। कुछ लोगों ने एक दूसरे की तरफ देखा, जल्दी से शराब का एक केस मंगवाया और उसे शराब पीने की सलाह दी ताकि उसका ध्यान भटके। अरे, वो शादी की तैयारियों में बहुत व्यस्त होगा। रुयान, ज्यादा मत सोच, जब निंगू फ्री होगा तुझे जवाब दे ही देगा। सुशील सही कह रही है। अगर वो सच में नाराज, तो कल तुम्हारी ब्राइड्समेड्स तुम्हारे साथ हिनबेई चलकर उससे माफी मांग लेंगी। ये सारे मैसेज मुझे मिल रहे थे। उस समय मैं कमरे में बाई बिंग के साथ था, वो वेडिंग गाउन ट्राई कर रही थी। मैंने मैसेज खोला और पहली लाइन देखकर बिना रुके हंस पड़ा। पता चला लियू रियान अब भी इस तरह के बहाने बना सकती है। लेकिन अफसोस, मैं अब उसकी एक बात पर भी यकीन नहीं करता। मुझे सोचने की भी जरूरत नहीं है। मैं कल्पना कर सकता हूँ कि लियू रियान को साइन ने सार्वजनिक रूप से मना कर दिया और अपना चेहरा बचाने के लिए वो पटाक्षेप कर रही थी। उस अजीबोगरीब फोन कॉल से जोड़कर देखूं तो शायद वहां का नजारा और भी दिलचस्प रहा होगा। उस वक्त मुझे थोड़ा अफसोस हुआ कि मैं वो नजारा अपनी आंखों से नहीं देख सका। मैंने हल्की सी सांस ली। बाइबिंग जो अपनी स्कर्ट के किनारे ठीक कर रही थी, आवाज सुनकर सिर उठाया। क्या बात है? क्या ये वेडिंग गाउन सुंदर नहीं है? तो मैं किसी से कहकर नया ले आती हूँ। मैंने कहा, जरूरत नहीं है, ये शादी के लिए ठीक है। मैं बस एक अच्छा नजारा देखने से रह गया, थोड़ा अफसोस हो रहा है। उसने पूछा, कैसा नजारा? क्या तुम मुझे बता सकते हो? हालांकि मुझे बांटे का बहुत मन था, लेकिन मैं ये भी जानता था कि अपनी मंगेतर के सामने अपनी एक्स गर्लफ्रेंड के बारे में बात करना उचित नहीं है। इसलिए मैंने बदलकर कहा, बस शंघाई के कुछ दोस्त जन्मदिन मना रहे थे, कुछ मूर्खतापूर्ण गलतियां हो गई, कोई बड़ी बात नहीं। चलिए पहले शादी पर ध्यान देते हैं। ये देखकर कि मैं ज्यादा कुछ बताने को तैयार नहीं हूँ, बाई बिंग ने और नहीं पूछा। वो लिविंग रूम में गई, कुछ मिठाइयां लाई और पूरी दोपहर मेरे साथ रही। क्या तुम्हें थोड़ी भूख लगी है? पहले कुछ खा लो, फिर जब हम खत्म करेंगे तो बाहर खाना खिलाऊंगी। मुझे सच में थोड़ी भूख लगी थी, तो मैंने दूसरे से पूछा कि वो क्या खाना चाहेगी। सब नोट कर लिया, फिर बाहर जाकर ऑर्डर कर दिया। जब मैं खाना मंगवा रहा था तो उसने मुझे बताया, बाई बिंग हिनबेई के बाईसी ग्रुप की तीसरी बेटी है। वो मुझसे 2 साल छोटी है। उसकी एक बड़ी बहन है जो उससे 2 साल बड़ी है। दूसरी बड़ी बहन 5 साल बड़ी है। वो बाईसी ग्रुप की डिप्टी जनरल मैनेजर है। उसकी बड़ी बहन ने उसे पाला है, इसलिए उसका व्यक्तित्व बहुत संजीदा है। वो अपनी दूसरी बहन की तरह छिछोरी नहीं है जो रोज बॉयफ्रेंड बदलती है। पिछले कुछ सालों में निंग और बाई परिवारों के बीच अक्सर लेन देन होता रहा है। निंग परिवार ने शादी का प्रस्ताव रखने से पहले बहुत सी जांच पड़ताल भी की थी। मेरी माँ के अनुसार बाई बिंग ने सिर्फ मेरी एक तस्वीर देखी थी और वो शादी के लिए राजी हो गई थी। ऐसा लगता था कि वो बहुत संतुष्ट थी। मैं इन बातों से सहमत नहीं था। आखिर मैंने अपना पिछला रिलेशनशिप खत्म कर दिया था। अब दोबारा शादी करना एक गंभीर मामला था। मैं निंग परिवार में कुछ योगदान देना चाहता था। शुरू से अंत तक मैंने शादी को गंभीरता से नहीं लिया था, बस इसे निभाने के बारे में सोच रहा था। अगर नहीं निभी तो इस बिजनेस मैरिज को तलाक दे दूंगा। ना तो मेरे पास और न ही बाई बिंग के पास कोई चारा था। इसलिए मैं ये नहीं सोचता कि ये माँ के कहे अनुसार पहली नजर का प्यार है, बल्कि मैं इसे बड़ा चढ़ाकर कही गई बकवास समझता हूँ। लेकिन एक दोपहर एक साथ बिताने के बाद, हालांकि हम अभी भी एक दूसरे को ज्यादा नहीं जानते हैं, लेकिन इन छोटी छोटी बातों से मैं अंदाजा लगा सकता हूँ कि ये मंगेतर काफी अच्छी लगती है। उसकी शक्ल के बारे में तो कहना ही क्या, बिल्कुल टॉप क्लास की है। जहां तक उसके स्वभाव की बात है, फिलहाल तो वो बहुत दयालु और अच्छी लगती है। अपने काम में व्यवस्थित है, सावधान और ध्यान रखने वाली है और रिश्तों को भी समझती है। कुल मिलाकर मैं आसमान से गिरी इस मंगेतर से संतुष्ट हूँ। संतुष्टि के अलावा थोड़ा आश्चर्य भी है। ऐसा लगता है कि मेरे माता पिता की नजर अभी भी अच्छी है। दूसरी तरफ पूरी रात शराब पीने के बाद लियू रियान ने सबसे पहले उठकर अपना फोन ऑन किया और देखा कि क्या मैंने उसके मैसेज का जवाब दिया है। 10 घंटे से ज्यादा बीत चुके थे। चैट बॉक्स अभी भी खाली था। उसने कई बार अपनी आंखें जोर से मली और फिर फोन को दीवार पर पटक दिया, जैसे अपनी निराशा निकालनी हो। इससे सबकी नींद खुल गई। सिर्फ उसकी हरकतें देखकर ही सब शराब से बाहर आ गए। सबसे पहले सेंसिन ने प्रतिक्रिया दी और सीधे अपनी सेक्रेटरी को फोन करके हिनबेई के लिए 4 सबसे तेज उड़ानों के टिकट बुक करवा लिए। बाहर से बाहर निकलते ही पूरा ग्रुप सीधा एयरपोर्ट की तरफ रवाना हो गया। लियू रियान दूर ऊंची ऊंची इमारतों को देखती रही, खोई हुई सी। उसे थोड़ा अफसोस हो रहा था। अगर उसे पता होता कि ये सब निराशा ही है तो वो कल ही हिनबेई चले जाने के लिए राजी हो जाती। जितना सोचती उतना अकेला महसूस करती, बस जबरदस्ती खुद को सांत्वना देती। बेहतर है नहीं गई। साइन को अपने कानों से वो सब बातें कहते सुनकर वो पूरी तरह हार मान चुकी थी। इंतजार के उस 10 साल से ज्यादा के समय में अनगिनत बार वो आगे नहीं बढ़ पाई और हार मानना चाहा।
लेकिन 28 साल के वादे के कारण उसने हमेशा थोड़ी सी उम्मीद बांध रखी थी। खासकर मेरे साथ आने के बाद वो लगभग पागल होने की कगार पर थी। उसे नहीं पता था कि किस मुंह से सामना करे उस बॉयफ्रेंड के साथ जो उसके प्रति ईमानदार था। अब वो इस मल्टीपल चॉइस का आखिरी फैसला करने का समय था। उसने अपनी कुछ सहेलियों से परखते हुए पूछा, अगर आज मैं निंगमू को नहीं मना पाई तो मैं उसे प्रपोज करने के बारे में सोच रही हूँ। तुम लोग क्या सोचती हो? प्रपोज शब्द सुनते ही उसकी कई सहेलियों की आंखें खुली की खुली रह गई। उसकी पारिवारिक पृष्ठभूमि के साथ तेरी शादी, तेरे चाचा चाची मान जाएंगे। वो अच्छा है, हैंडसम है, स्वभाव अच्छा है, लेकिन मुझे लगता है कि डेटिंग के लिए ठीक है। अगर सच में शादी करनी है तो मुझे नहीं लगता कि वो तेरे लायक है। हालांकि कई लोग पानी डाल रहे थे। लियू रुयान ने कुछ नहीं सुना। वो कुर्सी के पीछे लेट गई। उसके दिमाग में लगातार मेरे साथ बिताए हुए पल दौड़ रहे थे। 25 साल के बाद हर कुछ महीनों में वो साफ या साफ तौर पर शादी का जिक्र करके मेरी राय परखती थी। मेरी मंशा उसके सामने साफ थी। वो जानती थी कि मेरा परिवार मुझ पर दबाव डाल रहा है, लेकिन उस छोटे से स्वार्थ के कारण वो फिर भी अनजान बनती थी। अब हम दोनों जवान नहीं रहे और मैं उससे गहरा प्यार करता था, ये वो भी देख चुकी थी। वो मुझे फिर से खोना नहीं चाहती थी। विमान जब राजधानी के एयरपोर्ट पर उतरा, लियू रियान ने मुझे फोन किया। मेरा रवैया बहुत अच्छा नहीं था। मेरी एक्स गर्लफ्रेंड खासतौर पर फोन कर रही है, क्या चाहिए? ये शब्द सुनते ही लियू रियान को कल की हुई घटना याद आ गई। उसका ब्लड प्रेशर बढ़ गया, लेकिन वो जानती थी कि अब गुस्सा करने का समय नहीं है। इसलिए उसने अपना गुस्सा दबाकर धैर्य से मुझे समझाया, कल का ब्रेकअप सिर्फ एक मजाक था। क्या तुम मुझ पर विश्वास करोगे? मैंने कहा, मुझे परवाह नहीं है कि ये खेल है या सच। मैं सिर्फ वही मानता हूँ जो मैंने देखा। तुम्हें समझाने की जरूरत नहीं है। मैं अभी बहुत व्यस्त हूँ, तुमसे बात करने का समय नहीं है। इतना कहकर मैंने उसकी प्रतिक्रिया की परवाह न करते हुए सीधा फोन रख दिया। मेरे इस रवैये से लियू रियान का चेहरा काफी काला पड़ गया। सेंसिन ने जल्दी से उसे गाड़ी में खींच लिया। फोन पर बहस मत कर, जब हम मिलेंगे तो कुछ प्यारी बातें करना, सब ठीक हो जाएगा। उसकी सहेलियां बारी बारी से समझाने लगी। सेंसिन की गाड़ी अंडरग्राउंड पार्किंग से बाहर निकली। ड्राइवर ने पता पूछा तो सब सुनकर अवाक रह गए। एक दूसरे को देखने लगे। किसी को शादी की जगह का पता नहीं था। सेंसिन ने सोचा कि लियू रियान से दोबारा फोन कराकर पूछ लिया जाए, लेकिन डर था कि दोनों में झगड़ा हो जाएगा। इसलिए उसने अपने फोन से कॉल लगाई। निंगमू, हम हिनबे पहुंच गए हैं। शादी की जगह कहाँ है? कुछ सेकंड बाद फोन से एक महिला की आवाज आई, बस पिंगवान विला आ जाओ। यह परिचित आवाज सुनते ही लियू रियान की आंखों में घृणा चमक आई। उसने सीधा फोन छीनकर पूछना चाहा कि कौन है, लेकिन कॉल कट गई थी। सेंसिन ने कहा, निंगमू कौन है? तुझे अभी तक पता नहीं चला? उसने अभी कहा ना, व्यस्त है, बेस्टमैन है। शायद उसने अपना फोन किसी दोस्त को थमा दिया होगा। तू इस बात से जलन मत कर। यह सुनकर लियू रुयान का चेहरा थोड़ा शांत हुआ। सुबह के 10:30 बज रहे थे। शादी शुरू होने वाली थी। मेहमान धीरे धीरे अपनी अपनी जगह पर बैठ रहे थे। मैं सबसे ऊपर वाली मंजिल की छत पर खड़ा था। नीचे फैले हरे भरे लॉन को देख रहा था, जो तरह तरह के गुलाबों से सजा हुआ था। मेरी आंखों में आश्चर्य चमक रहा था। कुछ दिन पहले मैंने अपनी माँ को कहते सुना था कि यह शादी बाई बिंग ने बहुत ध्यान से योजना बनाई थी और तैयारी की थी। लेकिन आज अपनी आंखों से देखा तो एहसास हुआ कि मेरी माँ जो कह रही थी वो बिल्कुल झूठ नहीं था, बल्कि थोड़ा कम ही कहा था। सिद्धांत रूप में बाई और निंग परिवारों के बीच इस शादी में सर्कल के सभी बड़े परिवारों को आना चाहिए था, लेकिन अधिकतम 7, 0, 0, 8, 0, 0 टेबल ही लगते। इतनी बड़ी जगह की क्या जरूरत थी? हालांकि सूरज निकल आया था, लेकिन आखिर सर्दी थी। बाहर अभी भी थोड़ी ठंड थी। मेहमानों की सुविधा के लिए चारों तरफ अनगिनत एयर कंडीशनर लगाए गए थे। यूरोप से हवाई जहाज से मंगाए गए फूलों से सजाया गया था, जो फूलों का बगीचा लग रहा था। और रिसेप्शन पर जो तोहफे दिए जा रहे थे वो शुद्ध सोने से बने ताले थे। हर मेहमान को एक ये फिजूल खर्ची देखकर मुझे थोड़ा तकलीफ भी हुई। और मैं तो विदेश में पला बड़ा था। जब मैं अभी अफसोस ही कर रहा था कि बाई बिंग चिंता भरे लहजे में पास आ गई। बाहर ठंड है, अंदर चलो। मैंने सिर हिलाया और उसके पीछे कमरे में चला गया। उसने मेरे लिए फिर से 1 कप गर्म कॉफी डाली, फिर बोली, कुछ देर पहले किसी ने फोन किया था, कहा कि वो हिनबे पहुंच गए हैं और पूछ रहे हैं कि शादी की जगह कहाँ है। वो तुम्हारे दोस्त हैं। क्या तुम्हें लगता है कि हमें उन्हें लेने जाना चाहिए या मैं किसी को भेज दूं? मैंने ठंडी नजरों से उस व्यक्ति का नाम देखा, लियू रुयान। उठाया और कॉल हिस्ट्री चेक की। जैसे ही मैंने सुसिन के 3 अक्षर देखे, मेरे चेहरे का भाव तुरंत थोड़ा अजीब हो गया। सेंसिन का फोन हिनबे पहुंच चुका था। बाई बिंग अभी भी समझ नहीं पाई थी कि क्या हो रहा है। उसने हल्का सा सिर हिलाया। मेरे होठों के कोने पर एक समझ से बाहर मुस्कान आ गई। मैंने कहा, उन्हें लेने की जरूरत नहीं है, वो खुद ही अंदर आ जाएंगे। लेकिन यहाँ बहुत ज्यादा भीड़ है और आसपास के पहाड़ों में छुपे हुए कई कैमरे भी तस्वीरें ले रहे हैं। बेहतर होगा कि आप कोई भेजकर सिक्योरिटी बढ़ा दें, ताकि कोई अप्रिय घटना न हो जाए। बाई बिंग ने बिना कुछ सोचे हामी भर दी। जाने से पहले उसने मेरे हाथ में शादी की अंगूठी थमा दी। उसे कमरे से बाहर जाते देखकर मैंने वो हंसी रोकी जो मैं बहुत देर से रोके बैठा था। लियू रियान मेरी शादी में शामिल होने आ रही थी। मैं सोच भी नहीं सकता था कि जब वो मुझे स्टेज पर खड़ा देखेगी तो उसके चेहरे के हाव भाव कितने शानदार होंगे। मैंने हाथ में अंगूठी का डिब्बा उठाकर खोला। अंदर की कपल रिंग्स को साफ देखकर वो थोड़ा अचंभित रह गया। ये रिंग्स मैंने 2 महीने पहले एक मैगजीन में देखी थी और लियू रियान के साथ शेयर भी की थी। उस वक्त मैं अभी भी उस सीन की कल्पना कर रहा था जब मैं उसके सामने घुटने टेक कर प्रपोज करूंगा। किसे पता था कि मुश्किल से आधे महीने बाद ही मुझे उसके बारे में सब पता चल जाएगा। और जिस शादी और अंगूठियों का मैंने इतना इंतजार किया था वो सब आज मेरे पास थी। बस दुल्हन बदल गई थी, जो कि इससे बेहतर था कि मैं अनजान बना रहता और कोई बड़ी गलती कर बैठता। आज के दिन, पिछले 7 सालों में जो कुछ भी हुआ, उसके लिए मेरे मन में कोई पुरानी यादें नहीं थी। बस एक राहत का एहसास था। ठीक 11 बजे शादी समय पर शुरू हुई।
सबकी निगाहों के सामने बाई बिंग के पिता अपनी बेटी का हाथ पकड़कर धीरे धीरे हॉल में दाखिल हुए और उसे मेरे पास छोड़ गए। पिछली सारी रस्में एक एक करके पूरी होती गईं और जल्दी ही अंगूठी बदलने का समय आ गया। बाई बिंग ने शादी की अंगूठी उठाई और मुझे पहनाने ही वाली थी कि अचानक मेहमानों के बीच हंगामा मच गया। आवाज़ सुनकर मैंने उधर देखा और तुरंत लियू रियान को देख लिया। वो बिल्कुल पागलों की तरह थी, अपनी मुट्ठियों से उसे रोकने वालों को धक्के दे रही थी। उसकी लाल लाल आंखें स्टेज की तरफ लगी हुई थी। उसका पूरा चेहरा ऐसा बिगड़ा हुआ था कि उसकी असली शक्ल पहचानना मुश्किल हो रहा था। उसकी कुछ सहेलियां उसे संभालती हुई मेरा नाम चिल्ला रही थी। इस अचानक हुई घटना ने सभी मेहमानों का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया था। सबकी निगाहें स्टेज और मेहमानों के बीच घूम रही थी। चारों तरफ से आ रही बुरी नजरों के सामने मैं काफी शांत रहा। मैंने मुंह घुमाकर बाई बिंग की तरफ देखा। उसके चेहरे पर गुस्सा और हैरानी साफ झलक रही थी। मैंने जल्दी से 2 बातें समझाई। मुझे माफ कर दीजिए, ये शंघाई के मेरे कुछ दोस्त हैं। क्या हम शादी की रस्म को थोड़ा रोक सकते हैं? मुझे कुछ मिनट दीजिए, मैं जाकर उन्हें समझाता हूँ। बाई बिंग हिचकिचाते हुए मान गई। उसने हाथ के इशारे से सारे स्टाफ को रुकने का संकेत दिया। गार्डों ने पहले ही हंगामा करने वालों को काबू में कर लिया था और उन्हें घसीटकर बाहर ले जाने ही वाले थे कि उन्होंने बाई बिंग को हाथ उठाते देखा तो रुक गए। शुरू से अंत तक लियू रियान की नजरें बस मुझ पर ही टिकी थी, एक पल के लिए भी नहीं हटी थी। मुझे शादी का सूट पहने शांत भाव से अपने सामने खड़ा देखकर वो अपने गुस्से पर काबू नहीं रख पाई और दांत पीसकर पूछा, तूने कहा था कि तू किसी दोस्त की शादी में आ रहा है, वो दोस्त तू खुद है। उसे इतना गुस्सा देखकर मैं बिना रुके थोड़ा हंस पड़ा। आमतौर पर जब मैं कहता हूँ मेरा एक दोस्त है तो क्या वो खुद मैं ही नहीं होता? लियू रियान। मेरी इस बात पर लियू रियान लगभग गुस्से से हंस पड़ी। उसने आंखें बंद की और फिर से खोलते ही उसकी पुतलियों में एक धधकता हुआ गुस्सा भड़क उठा। क्या यही वजह है कि तू मेरी पीठ पीछे शादी कर रहा है? ये क्या मतलब हुआ, जंग की तैयारी करना? मैंने ठंडे लहजे में कहा। निंग और बाई परिवारों के बीच शादी 1 महीने से ज्यादा से इंटरनेट पर वायरल हो रही है। रुयान, क्या तू इंटरनेट नहीं चलाती? ये सुनते ही लियू रुयान को कुछ याद आया। उसने तेजी से मुंह घुमाकर अपनी तरफ खड़ी दुल्हन बाई बिंग की तरफ देखा। ये चेहरा उसकी दूसरी बहन से 5% मिलता था, इसलिए लियू रुयान ने उसे तुरंत पहचान लिया। उसकी पुतलियां अचानक फैल गई और उसके होठों के कोनों की त्वचा हल्का सा कांप रही थी। उसके पूरे अस्तित्व पर 4 बड़े शब्द लिखे थे, अविश्वास। बाई बिंग की शादी का ऑब्जेक्ट निंगमू है तो फिर निंगमू कौन है? उसके पीछे सेंसिन और बाकी लोगों को भी समस्या समझ में आ गई और वो हैरानी और आश्चर्य से भरे चेहरों के साथ चिल्ला उठे, निंगमू, क्या तू हिनबेई के निंग परिवार से है? मैंने चुपचाप उनकी तरफ देखा और धैर्य से अपना परिचय देना शुरू किया। सीधे शब्दों में कहूं तो मैं हिनबेई सिटी का अगला उत्तराधिकारी हूं, बाई बिंग का मंगेतर हूं। क्या मेरी पहचान को लेकर आप लोगों को कोई शक है? उपाधियों की इस लंबी सूची ने शंघाई की उन 6 लोगों को सीधा चुप करा दिया। ये युवा महिलाएं भले ही शंघाई में अपनी मनमानी कर सकती थी, लेकिन ये जिनबेई था, देश की राजधानी, उनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि और पहचान निंग और बाई परिवारों के सामने बिल्कुल बेमानी थी। पता नहीं कितनी देर के सन्नाटे के बाद लियू रुयान ने कर्कश आवाज में वो सवाल पूछा जो उसके लिए बहुत जरूरी था, तूने मुझे पहले कभी क्यों नहीं बताया? मैंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, तूने भी तो मुझसे बहुत सी बातें छुपा रखी थी, जैसे कि 28 साल वाली बात। बस 2 वाक्यों ने लियू रुयान का चेहरा बुरी तरह पीला कर दिया। वो फिर से हाथापाई करने लगी, बिना रुके उत्सुकता से समझाने लगी, मैं ये समझा सकती हूँ निंगमू, मैंने कभी साइन को नहीं बुलाया। लेकिन उसकी बीच में ही बात काटते हुए बाई बिंग ने, जो अब तक चुपचाप देख रही थी, कड़े लहजे में आदेश दिया, इन्हें यहां से ले जाओ। फिर उसने मेरा हाथ पकड़ा और बहुत ही नाजुक अंदाज में मुझे सुझाव दिया, अब पुरानी यादें ताजा करने का सही समय नहीं है। निंगमू की शादी खत्म होने के बाद हम तुम्हारे दोस्तों को अलग से खाना खिलाएंगे। आइए, मेहमानों को इंतजार न कराएं। मैं जानता था कि उसकी क्षमता से इन कुछ ही मिनटों में कुछ संदेहास्पद बातें जरूर नजर आई होंगी, इसलिए उसने बीच में रोकने के लिए हस्तक्षेप किया। जब लियू रुयान लोगों के साथ घुसी थी तब मैं पहले से ही इस शादी के बिगड़ने के लिए मानसिक रूप से तैयार हो चुका था। आखिर बाई परिवार भी हिनबेई की एक बड़ी हस्ती थी। दुल्हन के साथ उसकी पूर्व प्रेमिका का शादी के मंच पर हंगामा करना बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जा सकता था। अगर और बड़ा कोई विवाद हुआ तो शादी उसी वक्त रद्द भी हो सकती थी। कई लोगों को घसीटते हुए ले जाने का नजारा देखकर मुझे उम्मीद नहीं थी कि बाई बिंग इतना निर्णायक कदम उठाएगी। इतने महत्वपूर्ण समय पर मैंने सिर उठाकर उसकी आंखों में गहराई से देखा। हालांकि उसने सिर हिला दिया था, लेकिन उसके मन में अभी भी बहुत सी शंकाएं थीं और अब उन्हें दूर करने का अच्छा समय नहीं था। बाई बिंग ने मेरी बांह पकड़ी और हम दोनों वापस स्टेज के बीच में आ गए। एक हर्षित पियानो धुन फिर से बजने लगी। सभी मेहमानों की तालियों के बीच दूल्हा दुल्हन ने अंगूठियों की अदला बदली की रस्म पूरी कर ली। जैसे ही गुलदस्ता फेंका गया, आसमान से कई फूलों की पंखुड़ियां गिरने लगीं। रंग बिरंगे पंखों और रिबन के बीच ये भव्य शादी समाप्त हुई। मैं थोड़ा थका हुआ महसूस कर रहा था। बाई बिंग और मैं नवविवाहितों के कमरे में बैठे दिन भर की घटनाओं पर विचार कर रहे थे। मुझे लगा कि अब उसके साथ साफगोई करके एक अच्छी बातचीत करने का समय आ गया है, इसलिए मैंने पहल करते हुए पूछा, क्या तुम मुझसे कुछ पूछना चाहती हो? बाई बिंग ने मेरी तरफ देखा। अगर तुम बताना चाहते हो तो मेरे पास सवाल हैं, अगर नहीं बताना चाहते तो मेरे पास पूछने के लिए कुछ नहीं है। उसकी ये समझौतावादी और नरम रवैया देखकर मैं थोड़ा हैरान हुआ। पहली बार मुझे लगा कि मैंने किसी बहुत खास से शादी की है। मैं बिना चाहे उसे ध्यान से देखने लगा। शादी के समारोह में एक बड़ी समस्या आई थी, लेकिन उसने कोई असंतोष नहीं दिखाया। इसके विपरीत उसने अपनी जिज्ञासा को काबू में रखा, मेरे अधिकारों और स्वतंत्रता का सम्मान किया। उसकी ये उदारता और सज्जनता ने वास्तव में मुझे थोड़ा प्रभावित किया। मैं बिना रुके उससे 2 सवाल पूछ बैठा। क्या तुम्हें ये जानने की उत्सुकता नहीं है कि मेरा उनसे क्या रिश्ता है? क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि आज जो कुछ हुआ उसके पीछे कोई बड़ा रहस्य छिपा हो?
बाई बिंग की आंखों में शांति थी, जिज्ञासा और चिंता थी। लेकिन उसने कहा, इन सबसे कोई फर्क नहीं पड़ता। असली बात यह है कि हमारी शादी सुखद रूप से समाप्त हो गई और तुम मेरे पति बन गए। हम साथ मिलकर कई कल की यात्रा करेंगे। अतीत की बात है। अगर तुम बताना चाहते हो तो मुझे बहुत खुशी होगी। अगर नहीं बताना चाहते तो मैं भी समझ सकती हूँ। सब कुछ बीत चुका है, जो वापस नहीं आ सकता। उससे चिपके रहने की क्या जरूरत है? उसका एक खुलापन देखकर मैं सोच में पड़ गया कि क्या वो सच में मुझसे 2 साल छोटी है और 26 साल की उम्र में इतनी समझदार हो सकती है। एक पल के लिए मैंने लोगों के बीच का अंतर महसूस किया और बाई बिंग के बारे में मेरी धारणा एक बार फिर बदल गई। शायद उसकी बातों का असर हुआ। मैं अब कुछ भी छुपाना नहीं चाहता था, इसलिए साफ साफ बोल दिया। शादी में जो लोग आए थे वो मेरी पूर्व प्रेमिका और उसकी कुछ सहेलियां थीं। हम 7 सालों से साथ थे। मेरी उससे शादी करने की इच्छा थी, लेकिन वो हमेशा किसी और से प्यार करती थी। ये बात पता चलने के बाद मैंने ब्रेकअप करके हिंबे लौटने का फैसला किया और मेरे माता पिता मुझ पर शादी का दबाव बना रहे थे, इसलिए मैंने यूं ही हाँ कह दी। कल ही मैंने उससे ब्रेकअप किया। उसे नहीं पता था कि मैं निंग परिवार से हूँ। वो बस शादी में हंगामा करने आई थी। ये सुनते ही बाई बिंग के चेहरे पर एक बहुत ही सूक्ष्म भाव आया। उसने कहा, कल ब्रेकअप किया, आज शादी कर ली, थोड़ी जल्दबाजी नहीं है? मैंने पूरी बेफिक्री से कहा, थोड़ी जल्दबाजी हो सकती है, लेकिन तुम्हारी और मेरी तो बस सुविधा की शादी है। जब तक हम दूसरों की नज़रों में एक स्थिर जीवन साथी का रिश्ता बनाए रखेंगे, बस इतना ही काफ़ी है ना। ये कहते हुए मैंने पूरी स्वाभाविकता दिखाई, लेकिन मैंने देखा कि बाई बिंग के होंठों की मुस्कान और गहरी होती जा रही थी। वो बोली, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि शादी में तुम्हारा साथी कैसा है? मैंने कहा, मुझे इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता। मैं बस जल्द से जल्द निंग ग्रुप की बागडोर संभालना चाहता हूँ। बाई बिंग का दिल जोर से धड़क उठा। उसने बहुत देर तक मुझे घूरा और फिर धीरे से सिर हिलाया। तो शायद हम भविष्य में काफ़ी अच्छे से साथ रहेंगे। वहीं दूसरी तरफ लियू रियान को सैकड़ों मीटर तक सिक्योरिटी गार्डों द्वारा घसीटा जा रहा था। उसने जिंदगी में कभी इतनी बेइज्जती नहीं देखी थी। उसके पहने हुए कपड़े फट गए थे, उसके कंधों से लटक रहे थे, उसकी पीठ का चमड़ा नीला बैंगनी हो गया था। वो धूल और कीचड़ से सनी हुई थी। उसकी दूसरी सहेलियों की हालत भी कुछ खास बेहतर नहीं थी। उन्हें एस्टेट के गेट के बाहर फेंक दिया गया, जहां दर्जनों सिक्योरिटी गार्डों का उत्पीड़न झेलना पड़ रहा था, और नीचे की सीढ़ियों पर सैकड़ों कैमरे लिए हुए रिपोर्टर थे, जो इस सदी की सबसे बड़ी शादी को रिकॉर्ड करने से चूकने को लेकर चिंतित थे। कुछ चतुर लोगों ने तुरंत लियू रियान को पहचान लिया और चिल्लाते हुए इंटरव्यू लेने दौड़ पड़े। जैसे ही किसी ने पहल की, रिपोर्टरों की एक पूरी भीड़ तस्वीरें लेने और इंटरव्यू करने के लिए टूट पड़ी। लियू रियान का मूड पहले से ही बेहद खराब था। उस वक्त उसकी ऐसी दुर्दशा में तस्वीरें खिंचवाने से वो बुरी तरह आग बबूला हो गई। उसने सामने खड़े लोगों को धक्के दिए, कई कैमरे तोड़ दिए और अपने लोगों के साथ वहां से चली गई। उसी रात लियू रियान के रिपोर्टर से मारपीट करने की कहानी एंटरटेनमेंट न्यूज की सुर्खियों में आ गई। लियू ग्रुप की प्रतिष्ठा रातों रात बिखर गई। अनगिनत मानहानिकारक लेख सामने आए। लियू परिवार ने पैसे खर्च किए, लेकिन वो रोक नहीं सका। जब साइन का फोन आया तो वो होटल के कमरे में कैद थी। इतनी शराब पी चुकी थी कि उसका सिर चकरा रहा था। साइन बोला, रुयान, मैंने न्यूज में देखा तू जिससे शादी कर रही थी वो बाई परिवार से, निंग मुनिंग परिवार से। तो क्या हुआ? लियू रुयान ने हाँ कर दी तो साइन के लहजे में एक रोमांच झलकने लगा। सिस्मी ने अभी कहा कि सू, सेन, लू और जियान 4 परिवारों द्वारा संयुक्त रूप से तैयार की गई परियोजना की योजना ने आकार ले लिया है। मैंने सुना है कि इस परियोजना को लागू करने का अंतिम फैसला हिनबेई में है। क्योंकि तू इतने सालों से निंग मू के साथ डेट कर रही थी, तो क्या तू उससे मदद मांगकर ये प्रोजेक्ट हमारे हाथ लगाने का कोई रास्ता निकाल सकती है? हालांकि लियू रियान का दिमाग ठीक नहीं था, लेकिन उसने समझदारी की आखिरी किरण को बरकरार रखा। उसने निराशा से भरी आवाज में मजाक उड़ाते हुए कहा, उससे मदद मांगू? वो तो बाई बिंग से शादी कर चुका है। साइन बोला, तो क्या हुआ? तुम दोनों 7 सालों से साथ थे। भले ही अब ब्रेकअप हो गया है, लेकिन निंगमू अभी भी तुम्हारे प्रति भावुक होगा ना। कोशिश तो करके देख। अंकल लियू ने अभी मुझे फोन करके पूछा था कि तू कहाँ है। उसका लहजा बहुत गुस्से में था। अगर तू ये प्रोजेक्ट हासिल कर लेगी तो बुजुर्ग भी शांत हो जाएगा और आज की घटना के लिए तुझे डांटेगा नहीं, है ना। ये सलाह सुनकर लियू रियान का दिल थोड़ा हल्का हुआ, लेकिन वो सीधे राजी होने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। उसने एक टाल मटोल जवाब दिया। फोन रखने के बाद वो मुश्किल से उठी, बाथरूम गई और मुंह धोया। उसकी ज्यादातर होश वापस आ गई। कुछ ही मिनटों में सेंसिन ने दरवाजा खटखटाया और उसे अंदर खींचते हुए इस प्रोजेक्ट के मामलों पर चर्चा करने लगी। लियू रियान सोफे पर लेटी हुई उदास होकर खिड़की से बाहर देख रही थी। उसका दिमाग असमंजस में था। यह प्रोजेक्ट मार्स का एक बहुत बड़ा टुकड़ा था। हिनबेई, शंघाई, हांगकांग और मकाऊ की कई ताकतें उसके लिए होड़ कर रही थी। शंघाई के 4 मुख्य परिवारों के एकजुट होने का कारण सिर्फ जानकारी जुटाना था, ताकि वो इसे सुरक्षित रूप से हड़प सकें। इस प्रोजेक्ट के प्रभारी संभवतः निंगमू की बुआ होंगी, जो निंग परिवार से हैं। अगर मैं उनसे कनेक्ट हो सकी तो काम बहुत आसान हो जाएगा। थोड़ी देर सोचने के बाद लियू रियान ने कोशिश करने का फैसला किया। सिर्फ इस प्रोजेक्ट के लिए ही नहीं, बल्कि अपने फायदे के लिए भी। वो अभी भी मुझसे दोबारा मिलने का कोई अवसर तलाशना चाहती थी। शादी के अगले दिन सर्टिफिकेट मिलने के बाद मैं सीधा निंग ग्रुप के मुख्यालय गया और डिप्टी डायरेक्टर का पद संभाला, ताकि जल्द से जल्द खुद को ढाल सकूं। निंग पिता ने मुझे कई सेक्रेटरी और असिस्टेंट दे दिए थे, जिन्हें उन्होंने पदोन्नत किया था। मैं पूरा दिन दस्तावेज और रिपोर्ट पढ़ता रहा। आखिरकार समझ गया कि ग्रुप के अंदर क्या हो रहा है। जब होश आया तो देखा कि अंधेरा हो चुका था। पूरी बिल्डिंग में सिर्फ मेरा ऑफिस ही रोशन था। मैंने अपनी थकी हुई आंखें मली, बैग उठाया और नीचे उतर गया। जैसे ही मैं अंडरग्राउंड पार्किंग में पहुंचा, मैंने बाई बिंग को एक तरफ खड़ा देखा। मैंने पास जाके सीधा कारण पूछा, क्या तुम आज व्यस्त नहीं हो? बाई बिंग हल्की मुस्कुराई। उसके लहजे में थोड़ी नपुंसकता थी। आज हमारी शादी का दूसरा दिन है। सिद्धांत रूप में अभी हनीमून पर होना चाहिए था,
ये सुनकर और सुबह सिविल अफेयर्स के ऑफिस से बाहर निकलते समय मैंने कहा था कि मैं कंपनी जा रहा हूँ, उसने जो चेहरा बनाया था वो याद करके मुझे उस सूक्ष्म भाव का मतलब समझ में आ गया। मैं थोड़ा शर्मिंदा हुआ और सिर झुकाकर समझाने लगा, मैं पहली बार शादी कर रहा हूँ, मुझे कोई अनुभव नहीं है, ये सारी बातें भूल गया। लेकिन हनीमून और ऐसी चीजें तो सामान्य जोड़ों को चिंता करनी चाहिए ना, हमारी तो बस सुविधा की शादी है, हमें ये सब मनाना नहीं चाहिए, है ना। बाई विंग की आंखों में एक अदृश्य निराशा चमकी, लेकिन उसने जल्दी से अपना मूड संभाला, गाड़ी का दरवाजा खोला और इशारा किया, अगर तुम नहीं मनाना चाहते तो ठीक है, लेकिन आखिर हमारी शादी हो गई है। मैं इतने व्यस्त इंसान को साथ में खाना खाने का न्योता दे रही हूँ, श्रीमान निंग को कोई आपत्ति तो नहीं होगी। उसके लहजे में थोड़ी मजाक थी जिससे मेरे चेहरे पर मुस्कान आ गई। डिनर एक बहुत मशहूर वेस्टर्न रेस्तरां में बुक था, भीड़ का समय था, दोनों थोड़ी देर से पहुंचे, सभी रिजर्व रूम भरे हुए थे। मुझे भी भूख लगी थी, दूसरी जगह ढूंढने की जहमत नहीं उठाना चाहता था। बाई बिंग की मंजूरी के बाद हम दोनों हॉल में खिड़की के पास एक कोने में बैठ गए। मेन्यू मिलने पर बाई बिंग ने सीधा मुझे थमा दिया और फिर इस रेस्तरां के खास व्यंजनों के बारे में बताने लगी। उसकी सलाह के मुताबिक मैंने अपनी पसंद के 4-5 व्यंजन ऑर्डर कर दिए, फिर मेन्यू उसे दे दिया, लेकिन बाई बिंग ने कुछ और नहीं मंगाया। मेरी याद में हम 2 बार साथ खा चुके हैं, ऐसा लगता है हमारे स्वाद एक जैसे नहीं है। उसे मना करते देखकर मुझे डर लगा कि कहीं उसे खाना पसंद न आए। मैंने 2 बार अच्छे से जोर दिया, सच में कुछ और नहीं लोगी। उसने हल्की मुस्कान के साथ सिर हिलाया, मेरे स्वाद थोड़े अजीब हो सकते हैं, हो सकता है तुम्हें पसंद ना आए। उसकी आंखों में एक नर्म रोशनी थी जब वो मुझे देख रही थी। जब से हम पति पत्नी बने हैं, भविष्य में हम रोज एक ही मेज पर खाना खाएंगे। मैं भी कोशिश करूंगी कि तुम्हें जो पसंद है उसे धीरे धीरे अपनाऊं। उसके बाद मैंने गंभीर होकर कहा, हम शादी करके बने हैं, गुलाम तो नहीं बिक गए। खाने में अपनी पसंद की चीजें चुनने का हमें अभी भी अधिकार है। तुम इतना मत सोचो, जो कहना है सीधा कहो, हम बात कर सकते हैं। मेरी बात सुनकर बाई बिंग थोड़ा अचंभित रह गई, उसने आंखें झुका ली। उसकी आवाज में हल्की खुशी थी। तो क्या हम हनीमून रद्द करने के बारे में बात कर सकते हैं? उसका गंभीर चेहरा देखकर मुझे लगा वो कुछ मांगने वाली है, लेकिन उसने सबसे पहले हनीमून के बारे में कहा। इससे मैं थोड़ा हैरान हुआ। मैंने पूछा, क्या तुम्हें हनीमून पर जाने का बहुत मन है? बाई बिंग ने चुपचाप मेरी तरफ देखा। उसके चेहरे पर एक दयालु और गर्मजोशी भरी अभिव्यक्ति थी। हम इस शादी की तैयारी में बहुत व्यस्त थे, बस थोड़ा आराम करना चाहते थे। दोनों परिवारों के बुजुर्ग भी चाहते हैं कि हम जल्दी से एक दूसरे के करीब आए। मुझे लगता है कि हनीमून इसके लिए एक बहुत अच्छा अवसर है। तुम क्या सोचते हो? उसका ये असाधारण ईमानदार लहजा सुनकर मैंने जो बहाने बना रखे थे वो सब गले में अटक गए। इंसाफ की बात करें तो बाई बिंग एक बहुत अच्छी पत्नी है, हर बात में मेरी राय का सम्मान करती है। हनीमून मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता। मैं इस छोटी सी बात पर उसे निराश भी नहीं करना चाहता था, इसलिए मैंने हाँ कर दी। सकारात्मक जवाब मिलते ही बाई बिंग के चेहरे की मुस्कान और भी चमकदार हो गई। वो बोली, तो फिर तुम पहले अपना काम खत्म करो, इस बीच जब तुम्हारे पास समय हो मैं फिर से तालमेल बिठा लूंगी। लियू रियान पूरे एक दिन निंग ग्रुप की बिल्डिंग के नीचे इंतजार करती रही। मुझसे मिलने से पहले वो रेस्तरां में मेरे पीछे पीछे आई और एक जगह बैठ गई। वो मुझसे अकेले में मिलने का कोई अवसर ढूंढना चाहती थी, लेकिन पूरी रात मैं बाई बिंग के साथ हंसते बात करते हुए अपनी जगह से नहीं हिला। एक दूसरे को खाना खिलाने का वो नज़ारा देखकर उसके दिल को गहरा आघात पहुंचा। लियू रियान की नजरें बस मेरे मुस्कुराते हुए चेहरे पर टिकी थी। बिना होश में उसके हाथ में चम्मच लगभग मुड़ गया। आखिरकार वो मेरे बाथरूम उठने तक इंतजार करती रही। लियू रियान तुरंत पीछे गई और मुझे गलियारे में रोक लिया। निंग मू, तूने बाई बिंग से शादी करना क्यों मंजूर कर लिया? ये परिचित आवाज सुनकर मैंने मुंह घुमाया। मेरी आंखों में हल्का सा आश्चर्य था। अगर मुझे गलत याद नहीं है तो हमारा ब्रेकअप हो चुका है ना। मैं शादी करूं या ना करूं, तुझसे क्या मतलब? मेरे उदासीन लहजे ने लियू रियान को अपमानित महसूस कराया। उसके दिल में गुस्से की एक लहर उठी, लेकिन उसने कहा, निंग और बाई परिवारों के बीच शादी का फैसला 1 महीने से ज्यादा पहले हो गया था। हम उस वक्त तक टूटे नहीं थे। तूने पहले ही नया घर ढूंढ लिया था। मैंने हाथ बांधकर उसकी तरफ देखा। मेरा लहजा अब भी धीमा था। मैंने 1 महीने पहले ही हिंबे लौटकर शादी करने का फैसला कर लिया था। लेकिन तू क्यों नाराज है? तू 7 सालों से साइन के 28 साल के जन्मदिन पर उसके साथ ब्रेकअप करने की योजना बना सकती है। ये दिन तोड़ने के लिए मैंने अपने लिए 1 महीने पहले ही जाने की योजना बनाई थी। क्या मैं गलत हूं? कुछ ही वाक्यों ने लियू रियान को बोलने से रोक दिया। उसने अपनी मुट्ठियां जकड़ ली, अपने सीने में उमड़ रही कड़वाहट और पछतावे को जबरदस्ती निगल लिया। फिर भी उसे बहाना बनाना पड़ा। साइन और मैं वैसा नहीं है जैसा तू सोच रहा है। मुझे पता है तुझे अच्छा नहीं लगता। हम बस बचपन के दोस्त हैं और हमारे बीच एक वादा था, इसलिए वो मेरे दिल में एक जुनून बन गया। मैं सच में तेरे साथ अच्छे से रहना चाहती थी। हिंबे आते वक्त मैंने तुझे प्रपोज करने की भी तैयारी कर रखी थी। मैंने एंगेजमेंट रिंग भी चुन ली थी। निंगमू, क्या तू मुझ पर विश्वास कर सकता है? मैं उसकी तरफ देख रहा था। ये शब्द उसके चेहरे पर गहरे प्यार के साथ बोल रही थी। मुझे सिर्फ हंसी आ रही थी। साइन ने उसे पूरी तरह नकार दिया था। तब उसे एक बैकअप प्लान के रूप में मेरी याद आई थी। मैंने कहा, मैं शादीशुदा हूं लियू रियान, बेहतर होगा कि तू अपनी अंगूठी लेकर साइन को प्रपोज कर, शायद वो मान जाए। मेरे इस बेशर्मी भरे मजाक ने लियू रियान को और भी दुखी किया। वो एक कदम आगे बढ़ी और मेरा हाथ पकड़ने की कोशिश करने लगी, लेकिन मैं बच निकला। वो बोली, साइन ने मुझे कभी पसंद नहीं किया। मैं पहले मूर्ख थी। उस दिन जन्मदिन की पार्टी के बाद मुझे पता चला कि असली इंसान कौन है। तब मुझे एहसास हुआ कि इन 7 सालों में मैं तेरे साथ रहने की आदी हो गई थी। मैं सच में तुझसे शादी करना चाहती हूँ। पहले मुझे लगता था कि लियू रियान 2 नावों में सवार है, लेकिन फिर भी उसमें थोड़ी सच्चाई है। लेकिन अब उसकी बातें सुनकर मुझे थोड़ी घृणा हो रही है। मैंने ठंडे लहजे में कहा, तू साइन को नफरत करती है क्योंकि वो तुझे स्वीकार नहीं करता।
वो तुझे एक बैकअप प्लान समझता है। क्या तुझे नहीं लगता कि तूने 10 साल से ज्यादा का इंतजार करके अपना सारा प्यार उस पर लुटा दिया? आसमान जमीन गवाह है, तू तो रोने ही वाली है। तो जब तू उससे नफरत करती है तो क्या तूने कभी सोचा है कि तू असल में उससे अलग नहीं है? वो तुझे स्वीकार नहीं करता, तुझे झूला झुलाता है, तू नाखुश है और मुझे भी झूला झुलाती है। तुम सब बराबर के हो। मेरे सामने ये ढोंग क्यों कर रही हो कि तू इंसानों को नहीं पहचान सकती? ये पछतावे का नाटक। ये शब्द कहते ही लियू रुयान के चेहरे का रंग उड़ गया, सिर्फ एक पीला खालीपन रह गया। मुझे इस वक्त उसके एहसासात की कोई परवाह नहीं थी। नहीं, मैं यहां उससे बहस करना चाहता था। मैंने उसकी तरफ फिर नहीं देखा, मुंह घुमाकर हॉल में चला गया। जब हम एक दूसरे के पास से गुजरे तो लियू रुयान खुद को रोक नहीं पाई और उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। मेरा धैर्य भी सीमा पर था। मैंने सीधा उसका हाथ छुड़ा दिया। हाथापाई के दौरान छत पर लटका पुराना और खराब झूमर चरमराया और नीचे गिर पड़ा, सीधा मेरे सिर पर आ गिरा। खतरे के उस पल में लियू रुयान ने बिना सोचे मुझे एक तरफ धक्का दे दिया। एक जोरदार आवाज के साथ कई 10 किलोग्राम वजनी धातु का झूमर उसके कंधे पर गिरा। मैं कई मीटर दूर धकेल दिया गया था। तभी बाइबिंग वहां आ पहुंची। आवाज सुनकर वेटर लियू रुयान की हालत देखने दौड़े। बाइबिंग ने भी माथा चढ़ाते हुए मुझसे पूछा कि कहीं मैं घायल तो नहीं हूं। मेरे सुरक्षित होने की पुष्टि करने के बाद ही उसने राहत की सांस ली और मुझे इस मुसीबत वाली जगह से बाहर निकाला। मैं डर से बौखलाया हुआ था, ज्यादा कुछ नहीं सोचा। मैंने उसका सहारा लिया और सीढ़ियों से नीचे चला गया, हॉल से लेकर दूसरी मंजिल तक और फिर बगीचे तक। हाथ में हाथ डाले दोनों के दूर जाते कंधों को देखकर लियू रुयान जमीन पर पड़ी अपने होंठों को जोर से दबाए बैठी थी। वो कोई आवाज नहीं निकालना चाहती थी, लेकिन उसके गले से रुक रुक कर सिसकियां निकल रही थी। उसने निराशा से आंखें बंद कर ली। उसके दिमाग में तरह तरह की यादें चमक रही थी, सब मुझसे जुड़ी हुई थी। जब उसे पेट में दर्द होता था तो मैं उसके पास से हिलता डुलता नहीं था। कई डॉक्टरों से संपर्क करता था, उसकी हालत की लगातार चिंता करता था। जब वो दीवार से टकराकर उसके हाथ पर चोट आ जाती थी तो मैं तुरंत कुछ अंडे उबाल लाता था और दर्द भरी निगाहों से उसकी मालिश करता था। जब रात को उसे नींद नहीं आती थी तो मैं अपनी नींद को दबाकर उसके साथ तरह तरह की हल्की संगीत सुनता था। उसके लिए कई तरह के सूप और खिचड़ी भी बनाता था। पहले उससे जुड़ी हर चीज को वो बहुत गंभीरता से लेता था, लेकिन अब वो मुझे बचाने के लिए इस तरह घायल हो गई और मेरी कोई प्रतिक्रिया नहीं थी। मैं बेशर्मी से किसी और के साथ चला गया। इस पल तक लियू रुयान को आखिरकार यकीन हो गया। उसे यकीन हो गया कि मैं अब वो इंसान नहीं रहा जिसे वो जानती थी। मैं अब उसे अपना एकमात्र नहीं मानता, मैं अब उससे प्यार नहीं करता। घर पहुंचने पर मेरा मूड धीरे धीरे शांत हुआ। मैं सोफे पर लेट गया और अभी हुई घटना को याद किया। मैं अभी भी थोड़ा डरा हुआ था। मैं बाइबिंग से शिकायत करने ही वाला था कि मैंने मुंह घुमाकर देखा तो वो एक मेडिकल बॉक्स लेकर नीचे झुकी हुई थी। मैंने कहा, मैं घायल नहीं हूं, तू मेडिकल बॉक्स क्यों ले आई? बाइबिंग ने कोई जवाब नहीं दिया, बस धीरे से मेरे टखने की तरफ इशारा किया। मैंने उसकी नजरों का पीछा किया तो मुझे पता चला कि कांच का एक टुकड़ा मेरी एड़ी से थोड़ा सा चमड़ा छील गया था। उसने रुई का एक फाहा लिया और उसे थोड़ी शराब में भिगोया। उसका लहजा बेहद कोमल था। थोड़ा दर्द हो सकता है, इतना छोटा सा घाव, आमतौर पर मैं उस पर ध्यान भी नहीं देता, इसलिए उसे इतना चिंतित देखकर मैं थोड़ा शर्मिंदा हुआ। मैंने कहा, छोटे से घाव का इलाज न करने से कुछ नहीं होता, तू इतनी चिंता मत कर। ये कहने के बावजूद शराब के घाव पर लगते ही मैंने तेजी से हाँफ ली। कीटाणु शोधन के बाद बाइबिंग ने एक बैंडेड लेकर घाव को ढक दिया और मुझे समझाने लगी, मैं अभी किसी से वाटरप्रूफ चीजें मंगवा देती हूँ, तू इन दिनों नहाते समय ध्यान रखना, घाव को गीला मत होने देना। अगर बाहर जाए तो चप्पल पहन लेना। मैं बचपन से घर से दूर अपनी चाची के साथ रहा। देश लौटने के बाद 4 साल और कॉलेज के 6 साल मैं अकेला था। पहली बार किसी ने मेरे शरीर के एक छोटे से घाव के लिए इतना हंगामा किया। हैरानी के अलावा मैं माहौल को थोड़ा हल्का करना चाहता था, इसलिए मैंने एक छोटा सा मजाक किया, इतनी जहमत की जरूरत नहीं है, जब तुम्हारी चीजें आएंगी तब तक घाव ठीक हो जाएगा। बाइबिंग ने आंखें उठाकर मेरी तरफ देखा। उसके चेहरे पर एक गंभीरता थी जो मैंने पहले कभी नहीं देखी थी। वो बोली, तुम्हें चोट लगने का कारण भी मेरी लापरवाही है, ये जिम्मेदारी मेरी है। पता नहीं उसके लहजे की बहुत ज्यादा सच्चाई थी या उसकी आंखों में चमकता वो अपराध बोध। मेरे दिल की कई तारें बज उठी। मैं लगातार कांप रहा था। मैंने आंखें झुकाकर हल्का सा सिर हिला दिया। बाइबिंग के मेडिकल बॉक्स लेकर जाने के बाद मुझे सेंसन का फोन आया। निंग, तू इतना निर्दयी क्यों है? रुयान तुझे बचाने के लिए इतनी बुरी तरह घायल हो गई, उसे इतनी गंभीर चोट आई है और तू उसे देखने भी नहीं आता। मैंने ठंडे लहजे में कहा, अगर वो मुझे परेशान नहीं कर रही होती और मेरा हाथ नहीं छुड़ा रही होती तो झूमर उसके सिर पर नहीं गिरता। वो घायल हुई है तो ये उसकी अपनी गलती है, तू मुझे इसका दोष भी दे रही है। सेंसिन बोली, भले ही बात कैसे भी हुई हो, आखिर उसने जान जोखिम में डालकर तुझे बचाया। क्या तुझे सच में उसके लिए थोड़ा भी प्यार नहीं है? मैंने कहा, मैं उसे देखने जाना चाहूंगा, लेकिन मेरा पैर भी घायल है, अब बाहर नहीं निकल सकता। फोन पर 10 सेकंड से ज्यादा का सन्नाटा छा गया। फिर सेंसिन ने खासकर नई शर्तें रखी। अगर तू आ नहीं सकता तो ठीक है, लेकिन उपकार का बदला तो देना ही पड़ता है, ठीक है? मैंने सुना है कि 1 महीने में यूंडा प्रोजेक्ट का लॉन्च डिनर है, अपनी सेक्रेटरी से कुछ इन्विटेशन भिजवा देना, तो हम एहसान मानेंगे। ये सुनकर मैं अपने दिल में बिना रुके हंस पड़ा। तो ये सब मेरे ऊपर लोहे के हथौड़े का इंतजार कर रही थी। मैं 2 बार हंसा और हामी भर दी। फोन रखने के बाद मैंने अपनी बुआ को कुछ मैसेज किए, इस प्रोजेक्ट के बारे में पूरी डिटेल पूछी और फिर उनसे कल कुछ इन्विटेशन भेजने को कहा। अगले कुछ दिनों में मैं जो कुछ भी करता, बाइबिंग मेरे पीछे पीछे जरूर होती। पहले मैं उसे अपने कामों में व्यस्त रहने को कहता, लेकिन वो हर बार शादी का बहाना बनाकर मुझे जवाब देती। धीरे धीरे मैंने महसूस किया कि जब भी बाइबिंग मेरे साथ होती, काम में कोई भी समस्या आती, वो हमेशा समय पर अपनी राय दे सकती थी और मैं भी रोजाना के साथ रहने के कारण उसकी उपस्थिति का आदी हो गया। जल्दी हम करीब आ गए। जब मुझे देर रात तक काम करना होता
तो बाई बिंग अपना लैपटॉप लेकर मेरे बगल में बैठ जाती और चुपचाप अपने काम करती। रोजाना ऑफिस आने जाने में चाहे बिजली गिरे, बारिश हो, हवा चले या बर्फ पड़े, वो हमेशा समय पर मुझे लेने और छोड़ने आती। कभी कोई कमी नहीं रहती। अगर कभी उसे बाहर जाना होता तो वो मुझे तुरंत जगह और काम की जानकारी देती। वापसी का समय बहुत साफ बताती। 15 दिन बाद स्प्रिंग फेस्टिवल आया। बाई और निंग परिवारों ने साथ मिलकर नया साल मनाने का फैसला किया। 10 से ज्यादा लोगों के साथ दोनों बड़े परिवार खुशी खुशी बैठे थे और हर बातचीत में नव विवाहित जोड़े का जिक्र जरूर आता था। मेरी माँ मेरे बगल में बैठी बाई बिंग को राहत से देख रही थी। निंगमू का स्वभाव उसकी बुआ जैसा ही जिद्दी है। ग्रेजुएशन के बाद मैंने उसे हिंबई लौटने को कहा, लेकिन उसने साफ मना कर दिया। उसने बाहर अकेले ही जूझने की जिद पकड़ रखी थी। हाय, मैं उसका कुछ नहीं कर सकती। निंगबिन, अगर वो कुछ गलत करे तो तुम उसे समझाना। अपनी माँ को इतने सारे लोगों के सामने मेरी शिकायत करते देखकर मुझे थोड़ी ठेस लगी। मैं अपना बचाव करने ही वाला था कि बाई बिंग ने एक छिली हुई कीनू मेरे हाथ में रख दी और मुस्कुराते हुए कहा, माँ, आप बढ़ा चढ़ाकर कह रही हैं। निंगमू बिल्कुल जिद्दी नहीं है। मुझे लगता है वो बहुत आत्मनिर्भर है और उसमें बहुत दृढ़ता भी है। भविष्य में बुआ के साथ मिलकर वो जरूर निंग परिवार की जिम्मेदारी उठा लेगा। बल्कि मुझे अभी भी उससे बहुत कुछ सीखना है। मैं उसे रोक नहीं सकती। बाई बिंग के बात खत्म करते ही बाई परिवार भी उसकी प्रशंसा करने लगा, जिससे मेरी माँ के कानों तक मुस्कान पहुंच गई। मेरी माँ मुस्कुराते हुए मेरा हाथ पकड़ने लगी और खुशी के लहजे में बोली, जब तुम दोनों अच्छे से रहो तो हम बुजुर्ग खुश रहेंगे। अगर जल्दी से कोई बच्चा हो जाए तो हम और भी खुश होंगे। माँ की एक बात सुनकर मैं सीधा डर गया। मेरे हाथ से कीनू लगभग गिर गया। वो जमीन पर लुढ़क गया। ये सुनकर कई बुजुर्ग भी मजाक करने लगे। बाई बिंग का चेहरा तुरंत लाल हो गया। मैंने उसके चेहरे के भाव में बदलाव देखा। जल्दी से कोई बहाना बनाकर उसे पिछवाड़े के बगीचे में ले गया। सर्दी की हवा का एक तेज झोंका उसके चेहरे पर लगा और उसका चेहरा धीरे धीरे सामान्य होने लगा। मैंने पूछा, तुम कल के डिनर पर भी आओगे? उसने कहा, आऊंगी। लियू रुयान का इनविटेशन तो मेरे हाथ से निकल गया। मुझे उस पर नजर रखनी है और ये भी देखना है कि वो क्या साजिश रच रही है। मैंने कहा, अतिरिक्त इनविटेशन है, मुझे भी एक दो। ये सुनते ही मैंने हैरानी से सिर उठाकर उसकी तरफ देखा। ये प्रोजेक्ट कम बुरा नहीं है, लेकिन क्या तुम और तुम्हारी बड़ी बहन इन दिनों जुआन चुआन में व्यस्त नहीं हो? इतने महत्वपूर्ण समय पर क्या तुम अभी भी पानी परखने आ रही हो? बाई बिंग जानती थी कि मैं मजाक कर रहा हूँ। उसने पल के झपकाकर जवाब दिया, बिल्कुल नहीं, मुझे इस प्रोजेक्ट में कोई दिलचस्पी नहीं है। बस छुट्टियों में मुझे कुछ नहीं करना है। तुम्हारे साथ घूमना चाहती थी। युंडाओ प्रोजेक्ट का डिनर हिंबई के सबसे बड़े होटल में तय हुआ। रात के 7 बजे प्रोजेक्ट का प्रभारी व्यक्ति धीरे धीरे स्टेज पर चढ़ा और डिनर के आधिकारिक रूप से शुरू होने की घोषणा की। लेकिन निंग परिवार की कार रास्ते में फंस गई। वो आधे घंटे देरी से पहुंचे। जैसे ही दरवाजा खुला, निंग बुआ को दरवाजे पर इंतजार कर रहे लोगों ने घेर लिया। खबर सुनकर आगे बढ़े दिलचस्पी रखने वाले लोगों ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया। इतनी सारी भीड़ देखकर मैं भी झंझट में नहीं पड़ना चाहता था। बाई बिंग को लेकर मैंने भीड़ से बचकर अंदर प्रवेश किया। हॉल में हम दोनों भीड़ के बीच खाने और रेड वाइन का स्वाद ले रहे थे। लियू रुयान दूसरी मंजिल पर खड़ी थी। उसके हाथ में शैंपेन का गिलास था और वो रेलिंग पर झुकी हुई थी। उसने मुझे बाई बिंग के कान में कुछ कहते हुए तुरंत देख लिया। इस महीने में उसने बहुत कुछ सोचा था। वो मुझसे पूरी तरह हार चुकी थी। मैंने निंग परिवार से शादी कर ली, वो भी बाई बिंग से। दोनों परिवार, जिनमें से किसी को भी वो नाराज करने की हिम्मत नहीं रखती थी। इसलिए वो खुद को समझा रही थी कि अतीत को भुलाकर हकीकत कबूल करे। लेकिन इतनी मानसिक तैयारी के बावजूद जब हम दोनों को फिर से अपने सामने इतने घनिष्ठ व्यवहार में देखती है तो उसके दिल में फिर से थोड़ी नाराजगी हुआ थी। उसका चेहरा तुरंत काला पड़ गया। उसके बगल में खड़े साइन ने उसकी नजरों का पीछा किया और मुझे देखकर उसकी आंखें भी चमक उठी। फिर उसने सुसिसिलिया को पकड़ा और सीढ़ियों से नीचे चला गया। सेंसिन ये देखकर लियू रुयान को पकड़कर पीछे हो ली। चारों लोग भीड़ को पार करते हुए मेरी तरफ बढ़े। सुसिसिलिया ही बाई बिंग को जानती थी, इसलिए उसने पहल करके नमस्ते कहा। मैडम बाई, बहुत दिनों बाद मुलाकात हुई। सुना है कुछ दिनों पहले आपकी शादी हुई है। शादी की बधाई हो। हालांकि बाई बिंग उसे पसंद नहीं करती थी, लेकिन वहां मौके पर उसने देखा कि दोनों तरफ से बातचीत बनी हुई थी, इसलिए उसने हल्का सिर हिलाकर जवाब दे दिया, शुक्रिया। ये दो अलग अलग लोगों के बीच बातचीत ने माहौल फिर से ठंडा कर दिया। सुसिसिलिया की हिम्मत नहीं पड़ी कि वो और बोलती, इसलिए उसने साइन को इशारा किया। वो जल्दी से आगे बढ़ा और मुझे हाथ मिलाया। निंगमू भाई, क्या तुम्हें मैं याद हूं? हम 2 महीने से ज्यादा पहले मिले थे। साइन के इस उत्साही रवैये के सामने मैंने हल्की मुस्कान लौटाई। श्रीमान साइन, काफी दिनों बाद मुलाकात हुई। मेरी आवाज सुनकर लियू रुयान ने आखिरकार सिर उठाया और ठीक उसी समय मेरी ठंडी नजरों का सामना किया। उसके चेहरे पर एक मजबूर मुस्कान आ गई। निंगमू, काफी दिनों बाद। सुना है उस दिन तुम घायल हो गए थे, अब ठीक हो? मैंने गहरे अर्थ के साथ कहा। तुम्हारी वजह से अच्छे से ठीक हो रहा हूं। मेरे इस मायने भरे लहजे ने लियू रुयान को कांपा दिया। उसके चेहरे पर अपराधबोध का भाव आ गया। वो कुछ कहने को हुई थी कि बाई बिंग ने बीच में टोक दिया। निंगमू और मैं अपनी बुआ को डिनर पर मिल रहे थे। उम्मीद नहीं थी कि यहाँ आपका सामना होगा। इन नए साल की छुट्टियों में इतनी दूर से हिंबई आना, क्या कोई काम है? ये सुनते ही सेंसिन ने जल्दी से सुसिसिलिया का हाथ धक्का देते हुए उसे मौका लेने का इशारा किया। हमारे कुछ परिवारों की भी युंडाओ प्रोजेक्ट में रुचि है, तो सोचा आकर देख लें। सुना है इस प्रोजेक्ट की जिम्मेदार निंगमू की बुआ हैं। पता नहीं बाई बिंग, क्या तुम हमारी पुरानी दोस्ती के नाम पर हमारी सिफारिश कर सकती हो? बाई बिंग ने तुरंत कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि सिर झुकाकर मेरी तरफ देखा जैसे मेरी राय ले रही हो। आंखों के इशारे के बाद मैंने हल्की आवाज में कहा, बाई बिंग और मैं मदद करना चाहेंगे, लेकिन जैसा आप देख सकते हैं मेरी बुआ बहुत व्यस्त हैं, शायद समय निकालना मुश्किल है। तीनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और समझ गए ये बातें एक इनकार था, इसलिए कुछ औपचारिक बातों के बाद वो चले गए। सिर्फ लियू रुयान वहीं खड़ी रह गई।
वो मुझे देखती रही, जैसे कुछ कहना चाह रही हो लेकिन रुक रही हो। मैं उस पर ध्यान नहीं देना चाहता था। मैंने बाई बिंग को पकड़ा और वहां से चल दिया, लेकिन वो जैसे अपना भूत खो चुकी थी। हॉल से लेकर दूसरी मंजिल तक और फिर बगीचे तक आसपास कोई नहीं देखकर बाई बिंग आखिरकार रुक गई। वो मुड़ी और लियू रियान को ठंडी नजरों से देखा। श्रीमती लियू, आप हमारा पीछा करके कुछ कहना चाहती हैं? तब लियू रियान को एहसास हुआ कि उसका व्यवहार बहुत अनुचित था। उसने जल्दी से माफी मांगी। मुझे माफ कर दो, मैंने थोड़ी ज्यादा शराब पी ली है, मुझे रास्ता नहीं सूझ रहा है। ये बेहुदा बहाना सुनकर बाई बिंग ने हल्की हल्की हंसी, लेकिन उसका लहजा बेहद ठंडा था। थोड़ी देर भटकना ठीक है, लेकिन हमेशा के लिए मत भटक जाना। निंग वो दयालु है, लेकिन मेरा और लियू परिवार का कोई रिश्ता नहीं है। पुरानी यादों का कोई सवाल ही नहीं उठता। उसके शब्दों में छिपी धमकी ने लियू रियान का दिल सीधा नीचे गिरा दिया। वो जानती थी कि बाई परिवार की क्षमता से अगर बाई बिंग ने 2 शब्द कह दिए तो लियू परिवार किसी भी दिन शंघाई से गायब हो सकता था। लियू रियान अपने परिवार के साथ दांव नहीं लगा सकती थी, इसलिए उसने दांत पीसकर ही अपमान निगल लिया। लियू रियान मुड़कर हॉल में लौट गई। अभी दरवाजे के अंदर ही आई थी कि उसने अंदर से आता हुआ शोर सुना, जिसमें सेंसिन की आवाज सबसे साफ थी। श्रीमती निंग, आपके भतीजे का हमसे भी कुछ रिश्ता है। मठ के भिक्षु का चेहरा न देखो, बुद्ध का चेहरा देखो। आप हमारा एक गिलास शराब तो पी ही सकती हैं। हालांकि वो नहीं जानती थी कि अंदर क्या हो रहा है, लेकिन ये वाक्य सुनते ही उसे पता चल गया कि कुछ गड़बड़ है। वो जल्दी से अंदर गई। मुश्किल से भीड़ को पार करके सेंट्रल हॉल में पहुंची थी कि श्रीमती निंग, मैं माफी चाहती हूँ। ये वाक्य उसके मुंह से निकलता था कि उसने देखा निंग बुआ ने फोन उठाकर सिक्योरिटी को बुला लिया। एक पल में पूरा हॉल सन्नाटे में डूब गया। दूसरे मेहमान खुशी और द्वेष के साथ उन 4 पीले चेहरे वाले लोगों को देख रहे थे जिनका अपमान हुआ था। निंग बुआ का चेहरा भी बेहद ठंडा था और उसने किसी का चेहरा नहीं देखा। सबके सामने जोरदार आवाज में कहा, आज यूंडाओ प्रोजेक्ट का लॉन्च डिनर है, न कि कोई पिछला दरवाजा या शॉर्टकट। क्योंकि सबको इन्विटेशन मिला है तो कृपया बाद में होने वाली प्रस्तुति को ध्यान से सुने। इन लोगों की तरह गलत रास्ते पर मत जाना, वरना पार्टी से बाहर निकाल दिए जाओगे। ऐसा मत कहना कि निंग बुआ ने तुम्हें मौका नहीं दिया। जब 10 से ज्यादा सिक्योरिटी गार्ड 4 लोगों को एस्कॉर्ट करके बाहर ले जा रहे थे, तब मैं बाई बिंग के साथ वापस आया। ये जोड़ा दरवाजे पर खड़ा काफी देर तक दूर तक देखता रहा। फिर उन्होंने एक दूसरे की तरफ देखा। दोनों ने एक दूसरे की आंखों में मुस्कान देखी। परेशानी खड़ी करने वाले बाहर निकाले जा चुके थे। मैं भी वहां नहीं रहना चाहता था, इसलिए मैंने बाई बिंग को लिया और कहा कि घर चलना है। बाई बिंग हर बात में मेरा साथ देती थी। उसने निंग बुआ को मैसेज करके गाड़ी से घर चली गई। ये जोड़ा पिछले कुछ दिनों से पुराने घर में रहना था। घर के काम करने वाले भी छुट्टियां मनाने चले गए थे। घर सूना पड़ा था। दोनों सोफे पर लिपटकर फिल्म देख रहे थे। आधी रात के करीब मुझे अचानक ग्लूटिनस राइस बॉल्स खाने का मन हुआ। छुट्टी थी और रात भी थी। आसपास की दुकानों की डिलीवरी बंद थी। मैंने फोन पर डिलीवरी नहीं कर सकते शब्द देखे और गहरी सांस ली। मेरा ये अफसोस भरा चेहरा देखकर बाई बिंग के चेहरे पर एक दयालु मुस्कान आ गई। वो उठी और रसोई में चली गई। एक अलमारी से आटे की थैली निकाली। उसकी ये हरकत देखकर मैं उत्सुकता से पास आया। मेरी आंखों में हैरानी थी। तुम्हें ग्लूटिनस राइस बॉल्स बनाना भी आता है? बाई बिंग ने मुझे आटे के साथ खेलते देखकर जान गई कि मैं भी कोशिश करना चाहता हूँ, इसलिए उसने 2 एप्रन निकाले और मुझे एक पहना दिया। क्यों ना तुम कोई ट्यूटोरियल देखकर सीखो, बहुत आसान होना चाहिए। मुझे लगा उसकी बात में वजन था, इसलिए मैंने जल्दी से फोन ऑन कर लिया। हम दोनों ट्यूटोरियल के मुताबिक बनाने लगे। 1 घंटे से ज्यादा मेहनत करने के बाद बड़ी बड़ी और अलग अलग शक्लों की ग्लूटिनस राइस बॉल्स बनकर तैयार हुई। जब पानी उबलने लगा, मैंने उन्हें डालना चाहा। बाई बिंग को डर था कि मैं जल जाऊंगा, इसलिए उसने जल्दी से प्लेट ले ली और मुझे 2 कटोरे लाने को कहा। घर पर ऑस्मंतस सॉस नहीं था, इसलिए उसने स्वाद के लिए थोड़ा गुड़ डाल दिया। जब वो ग्लूटिनस राइस बॉल्स के 2 कटोरे लेकर आई, तब 12 बज चुके थे। मैंने चम्मच से कटोरे में सबसे बड़ी ग्लूटिनस राइस बॉल निकाली, उसके सामने थोड़ा इठलाया। सबसे बड़ी, मेरे हिसाब से साल मेरी किस्मत अच्छी रहेगी। बाई बिंग मेरी तरफ मुस्कुराते हुए देख रही थी। उसने पंखा उठाकर मेरे लिए ग्लूटिनस राइस बॉल्स को ठंडा किया। मैंने एक कौर खाया। मेरे चेहरे की संतुष्टि कुछ सेकंड के लिए जम गई और फिर सामान्य हो गई। मेरे चेहरे के इस बदलाव को देखकर बाई बिंग ने मुस्कुराते हुए पूछा, स्वाद अच्छा नहीं है? मेरी आंखें 2 बार घूमी। फिर मैंने जोर से सिर हिलाया। चम्मच उसके चेहरे के पास ले गया, उसे मजबूर किया। बहुत ही स्वादिष्ट है, क्या तुम खाना चाहोगे? बाई बिंग ने बस एक नजर देखा और जान गई कि मेरे द्वारा बनाई गई बेर के आकार की ये ग्लूटिनस राइस बॉल अच्छी तरह पकी नहीं थी। लेकिन उसने 1 सेकंड भी देर नहीं की। सिर झुकाकर बची हुई आधी ग्लूटिनस राइस बॉल खा ली। उसे अपने जाल में फंसता देखकर मैं मुश्किल से अपने होठों के कोने पर दबी हंसी को रोक पाया। मैंने जल्दी से हाथ उठाकर अपना चेहरा ढक लिया। स्वादिष्ट है ना? मेरे लहजे में शरारत थी, लेकिन बाई बिंग के चेहरे पर आश्चर्य का भाव था। उसने अंगूठा उठाया। स्वादिष्ट, मीठा, चिपचिपा, मेरे स्वाद के साथ एकदम मैच करता है। ये कहते हुए उसकी आंखें चमक उठी। मैं नहीं बता सकता था कि वो सच कह रही है या नहीं, लेकिन मुझे अभी भी अपने स्वाद पर भरोसा था। मैंने सीधा चम्मच रख दिया। एक हाथ से उसकी ठुड्डी उठाई। उसका मुंह जबरदस्ती खोला। बाई बिंग ने सीधा अपने मुंह में जो था निगल लिया। जब मैंने मुश्किल से उसका मुंह खोला तो वहां कुछ भी नहीं था, साफ तौर पर कच्चा था। तुम मुझसे झूठ बोल रही हो। मुझे पता चला कि मैं खुद ही मूर्ख बन गया था, तो मुझे बहुत बुरा लगा। मैं उसके पीछे पड़ा उसे गुदगुदी करने लगा। बाई बिंग मुस्कुराते हुए बचने की कोशिश कर रही थी। मैं तो उसे छोड़ने वाला नहीं था। हंसी और खेल के बीच हम दोनों सोफे से लुढ़क कर एक साथ कालीन पर गिर पड़े। आमने सामने, नाक से नाक। हवा का माहौल तुरंत अस्पष्ट हो गया। बस 1 इंच की दूरी थी। मैं अपनी छाती से आती हुई अपने दिल की जोरदार धड़कन भी सुन सकता। मेरे चेहरे पर फिर से शर्माहट दौड़ गई। मेरा दिमाग कह रहा था कि इस स्थिति में मुझे उसे छोड़ देना चाहिए, लेकिन जब मैंने ऐसा करने की कोशिश की तो मेरा हाथ उठना ही नहीं चाहता था।
समय बीतने के साथ दोनों की सांसें तेज होती जा रही थी। एक दूसरे से जुड़ी त्वचा का तापमान भी तेजी से बढ़ रहा था। बाई बिंग मेरी पुतलियों में अपना प्रतिबिंब देख सकती थी। वो बिना रुके हाथ उठाकर मेरे जलते हुए गाल को छूने लगी, फिर रुक गई। उसने आंखें बंद कर ली और फिर मुझे कसकर गले लगा लिया।